क्लासिक फिजिक, मैन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग तीनों में गोल्ड मेडल लिया वर्ल्ड में। ये पहली दफा हुआ था किसी पाकिस्तानी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। एक हमारे पाकिस्तानी लड़की की वैसे चौथी कैटेगरी छोड़ दी, बोलना है यार हमें भी तो कुछ जीतना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं नहीं जा रहा इसमें खेलने के लिए। रात को मैं बड़ा परेशान सोया था, बहुत ज्यादा तंग था उस वक्त, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्ब था। लेकिन जब सरफराज भाई ने ट्वीट किया तो मुझे नहीं पता थी ये बात। जब मैं सो के उठा तो मुझे मैसेजेस आए हुए, स्क्रीनशॉट्स आए हुए और सारा लोगों ने देखना शुरू कर दिया। आने वाला जो खिलाड़ी है वो अब किसी भी फेडरेशन को ज्वाइन ना करे, वो डायरेक्ट हर फेडरेशन में जाके इवेंट खेले। वर्ल्ड बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तानी गोल्ड मेडल होकर टाइटल फाइट में आ जाए, जो वहाँ की वर्ल्ड बॉडी है, क्योंकि वहाँ एक इंडियन लॉबी है। आपने एक जर्नलिस्ट को झूठा इल्जाम लगा के उस वक्त तो फेम हासिल कर लिया, गला दबा दिया आने वाले एथलीट्स की प्रमोशंस का। मेरा लोग मजाक बनाने लग गए थे इनकी वजह से। जो ये मेरे साथ हर दफा इंटरनेशनल जाता है, कुछ जीत कर नहीं आता। कराची का एक ही बाप है, वो सोहेल अनवर है, और भाई भाई सब करते रहे। कोटा सिस्टम ये होता है कि अगर पाकिस्तान से 10 लोग आए तो 4 मेडल मिले। अब वो 4 लूले, लंगड़े, काणे, बहने किसी को भी मिल जाए। इतना ये एडवांस हो गया है गेम, और इतना इसका लेवल हाई हो गया है कि फिल्मों में जो लोग देखते थे वैसे आपको हो सकते हैं। 19 में जो है वो मेरा कोरिया का वीजा नहीं लगा किसी अपनों की वजह से। मैं इतना मैसिव बॉडी बिल्डर हूँ, मैं इतना खतरनाक हूँ कि पालचू है मुझे मना कर रहा है बॉडी बिल्डिंग। ऐसा भी हुआ एक दो बार मेरी वजह से लड़कों ने डाइट तोड़ी है कि ये तैयारी करके आ रहा है तो उन्होंने कंपटीशन नहीं खेला। 10-12 साल में पीछे ही काम किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैश प्राइजेस देना, बाइक्स देना, इनामात देना, ताकि लड़का मोटिवेट हो। 80% फेडरेशन हैं, अल्लाह के हुक्म से उनको अकल आ गई है, उन्होंने जो है ओपन कर दिया है कि आप किसी भी फेडरेशन से हो आके हमारा इवेंट खेलें। मैं चाहता हूँ कि अब यूरोप में जाके चैंपियनशिप जीतूं। मैं वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि बेटा जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना अजर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टाइम। और आज जो हमारे पास शख्सियत मौजूद है उनसे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। ये वैसे ही यंगस्टर्स को बड़ा परसू करता है ये स्पोर्ट्स, ये प्रोफेशनल, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल हमने देखा है बहुत अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपनी सेहत पे काम कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ लोग तो कहते हैं इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू पुट मास ऑन मसल्स। सो ये आपकी बोन्स के लिए भी अच्छा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर उसके साथ साथ इसका ट्रेंड पाकिस्तान में कैसा चल रहा है, दुनिया भर में कैसा चल रहा है, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रमीज़ इब्राहिम खान। रमीज़ कैसे हैं आप? रमीज़ के बारे में आप लोग सब जानते हैं। रमीज़ जो है वो रिसेंटली 2022 में थाईलैंड में चैम्पियन बने, बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन, और उसके साथ साथ फिर सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। तो इनसे सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रमीज़, सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे ख्याल आया कि यार मैं इस फील्ड में जाऊंगा, ये चीज़ करूंगा? क्या शुरू में माइंड था या नहीं? बस शुरू में तो मैं क्रिकेटर था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में जाना चाहता था, लेकिन कुछ स्टडीज के मसले आए। घर में हमारी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है पढ़ाई के हवाले से, सारे बहन भाई और हम लोगों को, कि भाई आपने पढ़ना है पहले, बाद में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। वो जाहिर है हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि एजुकेशन लेने के बाद स्पोर्ट्स को रखा जाए ताकि हम सक्सेसफुल हो जाएं आगे जाके, अपने फ्यूचर के अंदर हमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, कुछ मसले ना हो। तो इस वजह से जो है वो क्रिकेट छोड़नी पड़ी। मैट्रिक क्लास के पेपर हुए थे तो फिर मैं ऐसे जिम जाने लगा। जब वहाँ जिम गया, इलाके के छोटे से जिम, तो वहाँ के जो जिम ऑनर थे उनकी डेथ हो गई है। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि एक कंपटीशन है वो देखने चलो। मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कह रहे बस फिर अगली दफा तुम आना खेलने के लिए। तो बस फिर मैंने वहाँ पे तैयारी शुरू की, लेकिन वो एरिया की वजह से छोटा मोटा जिम था, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी बॉडी बिल्डिंग की। तो हम ओल्ड स्टाइल सारी चीज़ें करते थे। तो बस दिन भर 5-5 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कंपटीशन लड़ना है, डाइट का कुछ पता नहीं है। तो बस वो करते करते एक डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला खेला, उसमें 4th प्लेस आई। तो बड़ा अजीब लगा यार, ये क्या, ये तो 4th प्लेस आई है।
फिर मैंने 6 महीने और हार्डवर्क किया, डेली बेसिस पे 5-5 घंटा ट्रेनिंग, और जिम खुल रहा है तो जा रहे हैं, जिम बंद करके निकल रहे हैं। तो उसमें फिर डाइट कुछ नहीं होती थी, कुछ पता ही नहीं था कि डाइट में क्या करना है, नॉर्मल खाने खा रहे हैं घर के। और उस पर भी अल्लाह का शुक्र है, फिर वो मिस्टर कराची हुआ, उसमें मैंने 6ठी पोजीशन क्लास में ली। तो जब मैंने ये देखा कि यार मुझे फेलियर क्यों हो रहा है, क्या मसला है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट तो बन गया था। खैर मुझे रेसलिंग बहुत पसंद थी, डोएन जॉनसन जो है और जॉन सीना, ये मेरे शुरू से फेवरेट स्टार रहे। इनकी रेसलिंग, इनके मैचेस तो मैं शुरू से देखता आता था। ठीक। इनकी तरह दाव लगाना बहन भाइयों को और मारना घर में, और क्या कहते हैं दोस्तों के साथ रेसलिंग करना बाहर, और फिर जो है वो इस तरह का सिनेरियो तो था ही। तो बस फिर बॉडी से तो पहले ही इम्प्रेस थे, तो फिर हमने कहा कि यार करना है। तो फिर मेरे एक कोच थे जिन्होंने मुझे इन्वेंट किया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आज वो इकबाल भाई हैं, बाली जिम के ऑनर हैं। तो उन्होंने मुझे, जब मैं उनसे सर्टिफिकेट लेने गया उस कंपटीशन का 6th प्लेस का, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला तुम क्लास में 6th आए थे। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा जरा अपनी शर्ट उतारो। तो जब मैंने शर्ट उतार के उनको बॉडी दिखाई तो वो कहने लगे तुमने क्या यूज किया है। मैंने कहा मतलब सप्लीमेंट्स नहीं है। मैंने कहा ये क्या होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि सप्लीमेंट्स भी होते हैं। और क्या, अच्छा क्या करते हो। मैंने कहा दिन भर 5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, और सुबह के नाश्ते में एक बन खाता हूँ, और उसके साथ चाय पीता हूँ, और अंडा खाता हूँ एक, और फिर दोपहर के खाने में जो है, जो घर का खाना बनता है वो राइस के साथ खाता हूँ, और रात शाम को मिल्क शेक पी लेता हूँ, और ट्रेनिंग के बाद, और रात के खाने में जो है वो क्या कहते हैं फिश खाता हूँ। इस तरह मैंने तैयारी की। कह रही ये डाइट तुम्हें किसने बताई। मैंने कहा मेरी तो जिम ऑनर थे, उन्होंने बताई थी। इस तरह मैंने तैयारी की। तो मेरे बहुत अच्छे 6 पैक्स बने हुए थे, बॉडी पे बहुत ज्यादा कटिंग थी, बहुत कम वेट था, मैं बहुत ज्यादा दुबला पतला होता था, 40 kg मेरा वेट होता था। तो कहने लगे अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे पास यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सारी चीजें, तुम्हें ट्रेन करूंगा, तुम यहाँ पे वक्त दो, ट्रेनिंग कराओ मेरे जिम में, पहले सीखो फिर कराओ। ये इकबाल साहब, इकबाल भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। उस दौरान मैं मेरे इंटर के एग्जाम हो गए थे। मैं जो है क्या कहते हैं होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहा था, होटल फ्रंट ऑफिस का। तो उस दौरान मैं होटल की इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैं पीसी होटल शेरेटन, और जो अब मूविन पिक हो गया है, और रमादा, वहाँ पे मेरी जॉब थी फ्रंट डेस्क पे, मतलब ट्रेनिंग होती थी। तो उसमें मैं 12 घंटे की ड्यूटी करके डायरेक्ट जो है वो वहाँ आता था, बाली जिम पहुँचता था, और फिर वहाँ पहुँच के जो है ट्रेनिंग सीखता था, वो मुझे सिखाते थे। फिर डाइट का मुझे उन्होंने बताया, फिर मैंने डाइट शुरू की कि ये डाइट होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चिकन लेते हैं, अंडे लेते हैं, चावल, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। फिर मैंने डाइट शुरू की। डाइट शुरू करने के बाद वहाँ ट्रेनिंग कराना शुरू की, थोड़ी वहाँ से अर्निंग शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। जब डाइट का पता लगा, डाइट बहुत महंगी थी, तो मैं घर वालों पे तो बोझ बन नहीं सकता था। तो फिर मैंने वहाँ ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स क्लासेस लेनी शुरू की। जो ट्यूशन से मुझे पैसे मिलने लगे, उससे मैं अपनी डाइट करने लगा। फिर इस तरह करते करते एक कंपटीशन आया, मिस्टर कराची इंटर कॉलेजिएट का। उस वक्त मेरी एज कम थी, जूनियर था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं फॉरमैन कॉलेज की तरफ से वहाँ पे खड़ा हुआ। तो उसमें मैंने ओवरऑल मिस्टर कराची जीता टाइटल। वो मेरा पहला मतलब तैयारी थी जिसमें मैंने डाइट और ट्रेनिंग अच्छी की थी और प्रॉपर वे में शुरुआत की थी। उसके बाद फिर जूनियर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मुकाबला आया, जिस मुकाबले में मैं पहले 4th प्लेस आया था। तो वही कंपटीशन आया, उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अब मैं आऊँगा तो जीत के ही जाना है। तो मैंने इकबाल भाई को बोला, इकबाल भाई अब मैंने हारना नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उन्होंने बोला बेटा देखो, अगर इसके लिए करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, लॉयल रहना होगा, सेक्रीफाइस करने होते हैं, और तुम्हारी मोटिवेशन हाई होनी चाहिए। तुम्हें और कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी जो एज है इसमें लोग दूसरी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब नशों से दूर रहना है और बुरी एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाना, लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना तुमने, और किसी से मतलब कोई गलत काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस तुमने अपने गेम पे फोकस करना है।
तो उन्होंने जब मुझे ये बात समझाई ना, तो मैं असल में ओबीडियंट बहुत रहता हूँ अपने टीचर्स का, अपने कोचेस का और अपने बड़ों का। तो मैंने कहा ठीक है, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा, बस मैंने जीतना है। तो उन्होंने कहा बस ठीक है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सेलेक्ट ही इसलिए किया है कि मुझे तुम में कुछ टैलेंट नज़र आता है। तो उन्होंने मुझे इस तरह मोटिवेट किया। बेचारे बहुत टाइम देते थे, मेरे साथ देते थे, साथ खड़े होते थे, सारी चीज़ें बहुत सपोर्ट भी करते थे, बड़ी हेल्प भी करती थी। जहाँ मुझे डाइट की ज़रूरत होती थी वो डाइट भी दे दिया करते थे, और सप्लीमेंट्स फ्री देते थे मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने जूनियर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जब परफॉर्म किया, तो सीनियर भी मेरे आगे कुछ नहीं था वहाँ पे। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी, पब्लिक पूरी जो है वो खुश थी। जब तमाम फेडरेशन एक होती थी, और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का टाइटल जीतना बहुत मुश्किल काम होता था, मतलब जूनियर बनना भी बहुत मुश्किल था। उस वक्त का जूनियर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आज का मिस्टर कराची समझ लें। अच्छा, इतना लेवल हाई होता था उस वक्त कॉम्पिटिशन्स का। तो वो मैंने जीता। उसके बाद फिर नेशनल चैंपियन हुआ, फिर इस तरह पाकिस्तान खेलने गया, फिर इस तरह चलता रहा मामला। बैक टू बैक जूनियर की काफ़ी टाइटल्स मैंने खेले 2012 तक, 2009 से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अचीवमेंट्स हासिल की, बहुत नाम बनाया, और जूनियर लेवल पे एक अच्छी फिजिक बनाई और बहुत सारे टाइटल्स जमा किए जूनियर में। तो वो जो 2009 से 12 का टाइम था, उसमें अगर आप कंपटीशन में खड़े होते हैं तो ऐसी कंडीशन लेके जानी होती है कि आजकल जो मिस्टर सिंध, मिस्टर कराची लड़के बनते हैं, उस वक्त हम उस कंडीशन में जूनियर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बनते थे। कराची के लिए हमें तैयारी ऐसी चाहिए होती थी कि जो आज का मिस्टर सिंध है वैसी तैयारी करके जाना है, या नेशनल चैंपियन है आज का तो उस जैसी तैयारी करेंगे तो हम जूनियर कराची बनेंगे। क्योंकि एक ही फेडरेशन है और सबने लड़कों ने यही खेलना है, बहुत टफ होता था। तो वो खेला अल्हम्दुलिल्लाह। उस टफ दौर में भी मैं एक नाम, एक रोप बनाया हुआ था लड़कों पे। ऐसा भी हुआ एक दो बार मेरी वजह से लड़कों ने डाइट तोड़ी है कि ये तैयारी करके आ रहा है, तो उन्होंने कंपटीशन नहीं खेला है। तो फिर उसके बाद जो है एक अच्छा नाम बना। फिर इकबाल भाई ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे जिम खोल के दिया नॉर्थ में कि तुम मेरी, क्योंकि फिर शादी वादी का चक्कर हो गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो है अब जो है ना, मैंने कहा मैं अब थोड़ा सा, जाहिर है जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसके लिए जिम। तो उन्होंने मुझे जिम विम खोल के दिया। फिर मैंने 2 साल वो जिम चलाया, और फिर मेहनत करके वो पैसे उनको, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो रिटर्न करके वो जिम अपने नाम किया। फिर इस तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने तैयारियां शुरू की। फिर मैं इंटरनेशनल गया। जब मैं इंटरनेशनल गया तो वो मुझे मेरे एक दोस्त, बहुत मेरा पुराना साथी आफाक, उसने बोला 2015 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है थाईलैंड में, तुम चलोगे? तो मैंने कहा हाँ मैं चलूंगा। तो उसने कहा अच्छा चलो सही है। फिर हम सोहेल अनवर साहब के पास गए मिलने के लिए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे जो है क्या कहते हैं, उन्होंने बोला आप अफोर्ड कर लोगे खुद से? मैंने कहा हम कर लेंगे। तो बस फिर आप तैयारी करो। फिर मैंने 3 महीने उनके पास टाइम लगाया। सुबह शाम मैं नॉर्थ कराची से डिफेंस जाता था ट्रेनिंग करने, 2 टाइम दिन में। तो खैर उन्होंने भी मेहनत कराई, सर पे खड़े होकर ट्रेनिंग कराई मुझे, ये देख के कि यार ये बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी दूर से रोज आता है जाता है बाइक पे, और जो डाइट बोलो करता है, जितनी ट्रेनिंग बोलो करता है, मना नहीं करता। तो उन्होंने ये चीज़ नोट करी और फिर मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। ये उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो मुझे इंटरनेशनली लेके गया। अगर आज मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ या मेरे पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो उसके पीछे सोहेल अनवर का हाथ है कि सोहेल भाई ने मुझे एक इंटरनेशनल रास्ता दिखाया था। तो 2015-16 में ये सब मामला चलते रहे। फिर मैं 15 में गया तो पहली दफा कॉम्पीट कर रहा था। जाहिर है वहां पे कैटेगरी का पता नहीं था, तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन क्लासिक फिजिक के एतबार से थी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्टेज था। तो वहाँ बॉडी बिल्डर बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं। तो वहां पे मैंने बॉडी बिल्डिंग खेल लिया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 में नाम आ गया, बड़ी बात थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर गया तो वो 7th प्लेस पे नाम आया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। 17 में फिर मैं मिस्टर सिंध खेला कराची के अंदर, वो हैदराबाद में, फिर वहाँ मिस्टर सिंध बना। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वहाँ से फ्री होके जो है फिर मैं 18 में गया वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने। तो वहाँ पर सिल्वर मेडल होना था, लेकिन सिली एक्सक्यूज दिया वहाँ की मैनेजमेंट ने, वर्ल्ड बॉडी ने, कि मैंने पोजिंग करते हुए अपने कॉस्ट्यूम को हाथ लगाया, इसलिए जो है मैं 4th प्लेस हो गया हूँ, और अगर मुझे सिल्वर मेडल मिला तो मेरा डोप टेस्ट हो जाएगा। तो खैर बहरहाल वो उन्होंने देना नहीं था, तो वो 4th प्लेस आ गई।
और इस दौरान जो मैंने जितना भी टेन्योर गुजारा 2009 से 17 तक, इसमें मैंने जितने भी कंपटीशन खेले, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, कराची लेवल, पाकिस्तान लेवल, इसमें सारे कंपटीशन विन किए और बड़े बड़े चैंपियंस को बीट किया। इसके अंदर मैंने जो बड़े नामी गिरामी लड़के हैं जिनको लोग अभी स्टेजेस पे देखते हैं और सारी चीज़ें, जिसमें एक शहजाद कुरैशी है जो 2 बार मुझसे बीट हुआ है स्टेज पे। हाँ, वो एक 2012 में मिस्टर कराची के स्टेज पे मेरे साथ उसकी तस्वीरें हैं, वो खड़ा हुआ है। उससे मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में था, हालांकि शहजाद मुझसे सीनियर है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, काफ़ी उसकी एज ज़्यादा है मुझसे वो अप्रॉक्स कोई 10 साल बड़ा है। अच्छा। तो वो वहाँ बीट हो चुका है मुझसे एक दफ़ा जो है वो मिस्टर सिंह का मुकाबला है, उसमें मैंने उसको बीट किया है अपनी कंडीशन से। इसी तरह एक शकीब बॉडी बिल्डर है, एक विजय है, इन सबको मैंने अपनी क्लास में बीट किया हुआ है। तो ये उस वक्त के अच्छे बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे, और जब ये बन चुके थे, जब ये तैयार हो चुके थे, उस वक्त मैं बच्चा था, जूनियर था और इनको देखता था। अच्छा। ये मेरे ही जिम में आसपास होते थे, घूमते थे, करते थे ट्रेनिंग्स, और मैं इनको देखता था कि यार ये तो बड़े हैवी हैं, ये हैं, और फिर मैंने इनको आगे जाके बीट किया। जिस तरह एक दफ़ा मैं और समीर कुरैशी 2012 में जूनियर पाकिस्तान के लिए गए, तो जब उसकी सिलेक्शन हुई तो मेरा सबने मजाक उड़ाया कि ये तो बहुत फारिग हो रहा है, बहुत बेकार हो रहा है। समीर अच्छा हो रहा था, समीर को आमिर भाई तैयारी करा रहे थे, मुझे इकबाल भी करा रहे थे। फिर जब लोगों ने मजाक बनाया तो मुझे जो है क्या कहते हैं, सोहेल भाई ने 10 दिन बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी कंडीशन अच्छी करता हूँ। तो सोहेल भाई ने 10 दिन इकबाल भाई के साथ मिलके मेरे ऊपर बॉडी पे काम किया। कुछ गलतियां जो मैं कर रहा था, ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहा था, रेस्ट कम कर रहा था, डाइट जो है सही नहीं ले रहा था, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट वॉल्ट रोक के बैठा हुआ था, तो इस वजह से जो है कुछ बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो रही थी, मसल फ्लैट हो रहे थे। तो जब उन्होंने 10 दिन थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दिया कि भाई ये चीज़ें चेंज कर लो अपनी, मशवरा किया उनसे, तो उस पर मेरी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। जब हम पाकिस्तान के स्टेज पे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समीर से बहुत अच्छा था, सब हैरान थे कि यार ये तो, बल्कि इनफैक्ट समीर का जो भाई था वो कहने लगा भाई ये तो तुमसे भी अच्छा हो रहा है। अच्छा। वो पिक्चर्स खींच रहा था हम दोनों की खड़े होके वहां पे। तो खैर फिर वो इस तरह मैंने हर उस लड़के के साथ खेला है। हालांकि समीर जूनियर कराची जिस दिन बना था, समीर की क्लास में मैं 6th प्लेस पे आया था। अच्छा। हाँ, 2000 ये कोई 7 या 8 की बात है, जिसमें समीर जूनियर कराची बना था, फजल इलाही जो है वो मिस्टर कराची बने थे। उस मुकाबले के अंदर मैं समीर की क्लास में 6th प्लेस पे आया था, क्योंकि मैं नॉर्थ कराची के एक ऐसे जिम से ट्रेनिंग करके आया था जिनको कुछ नहीं पता था, ना डाइट के बारे में, ना ट्रेनिंग के बारे में। 5-5 घंटे एक्सरसाइज करता था। उस वक्त भी क्लास में 12 प्लेयर्स थे, उन 12 प्लेयर्स में मैं 6th प्लेस हुआ था, नेचुरल बेसिस पे, ना कोई इंफॉर्मेशन ना होने की बुनियाद पे। तो समीर जो है वो उस वक्त का मिस्टर था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2012 में मैंने समीर से अच्छे अपने आप को किया। समीर भी अच्छा था, लेकिन उस बेचारे को उस वक्त कंडीशन उसकी खराब कर दी थी, बहुत ज्यादा उसको खींच दिया था, बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया था, छोटा कर दिया था। तो मैं उससे अच्छा लग रहा था कि मुझे खिला पिला के बड़ा कर दिया था। अच्छा। तो इस तरह इस दौरान मैंने कराची के अंदर काफी ऐसे पार्टिसिपेंट के साथ कॉम्पीट किया कि जिनको मैं छोटा देखता था कि ये बहुत मैसिव है, उनको मैंने बीट किया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं सोचता हूँ, अचीवमेंट अपनी याद करता हूँ कि यार ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जो है बीट किया है इसके अंदर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, वहां पर जाके भी मैं नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर जो है सलमान अहमद, अवेज सज्जाद, इनके साथ भी मैंने कंपटीशन किए। ये उस वक्त में मेरे जूनियर कैटेगरीज में इनके नाम होते थे। पंजाब साइड पे बॉडी बिल्डिंग अच्छी होती थी उस जमाने में, वो तो इस वजह से जो है वो उनके साथ भी मैंने कम्पीट किया है, उनके साथ भी मैंने खेला है। बड़ी ये अचीवमेंट्स मुझे जिंदगी भर याद रहती हैं। इंटरनेशनल तो फिर बाद में शुरू हुई थी। फिर इंटरनेशनल करियर के अंदर 15 में 16 में थोड़ा सा सोहेल भाई की वजह से वहां पहुंचे। फिर 17 में टांग टूट गई थी, मेरी इंजरी हो गई थी तो एक एक्सीडेंट में। तो उसके बाद मैंने इंटरनेशनल नहीं खेला, लेकिन फिर मिस्टर सिंह खेला था। मिस्टर सिंह खेलने के बाद मेरे साथ हादसा हुआ था ये कि मेरी टांग टूट गई थी। तो उसमें फिर इंजरी हुई, फिर उसको सेट किया। फिर 18 में वर्ल्ड में 4th प्लेस आ गई अनफॉर्चुनेटली,
फिर 19 में जो है वो मेरा कोरिया का वीज़ा नहीं लगा किसी अपनों की वजह से, हमारे अपने ही थे जिन्होंने वीज़ा नहीं लगने दिया। फिर 20 के अंदर जो है वो कोविड था, कंपटीशन ही नहीं हुआ। 21 में मैं उज़्बेकिस्तान गया। उज़्बेकिस्तान में मैं बहुत अच्छी तैयारी करके गया, क्लासिक फिजिक की, उनकी जजिंग की सारी वो चीज़ें चेक की, क्योंकि मैंने उनका एक कोर्स कर लिया था, डोपिंग कोर्स किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जजेस जो है ना वो एथलीट के अंदर क्या देखते हैं। वो कोर्स मैंने $500 में किया है। वाडा का वो कोर्स था, एंटी डोपिंग, दुनिया के 5 डॉक्टर थे उसमें, तो वो कोर्स मैंने किया, वो वर्कशॉप थी, वो मैंने अटेंड की $500 देके। उसमें मुझे पता लगा कि ये लोग जजिंग में क्या देखते हैं। उस हिसाब से मैंने तैयारी की क्लासिक फिजिक की, कि बस अब मैंने वर्ल्ड चैंपियन होना है। तो 21 में उज़्बेकिस्तान में वन साइडेड मैं विन कर रहा था वहां पर, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर मुझे 12 से बाहर कर दिया, 12 में भी नाम नहीं आया मेरा। तो वो उसमें इन्वॉल्व थे, हमारे ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, हमारे जो हमारे साथ के लोग हैं, वो असल में वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते थे मुझसे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये चीज नोट कर ली थी 2018 में, जब मैं वर्ल्ड में 4th प्लेस हुआ था। तो अल्लाह ताला जिसको भी इज्जत देना चाहे इज्जत मिल जाती है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को इतनी इज्जत नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे इसमें मिली है। मुझसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, एक जबरदस्त फिजिक लेके लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन होता ये है कि ये उसमें बस अल्लाह ताला जिस पे मेहरबान हो जाए। तो 2018 में मीडिया ने जब मेरा चलाया कि मैं कॉम्पीट करके आया, क्योंकि उस जमाने में कोई इतने लोग जा नहीं रहे थे कंपटीशन में इंटरनेशनल, तो मैं गया अपनी मदद आप वहां पे। जब मेरा 4th प्लेस आया तो मीडिया में जब चला तो मैं थोड़ा सा फेम हुआ। जब फेम हुआ तो जो हमारे सरबराह थे सुहेल भाई, 2015 से लेके 18 तक तो वो मेरे साथ बड़े पॉजिटिव थे। 18 से उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि यार ये इतना फेम हो गया इस 4th प्लेस पे, तो ये मेडल लेता तो ये तो तहलका मचा देता और बड़ा जो है वो मामलात कुछ और किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाते। जो उनकी थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग ऐसी है, वो ये सोचते हैं कि कराची का एक ही बाप है, वो सुहेल अनवर है, और भाई भाई सब करते रहे, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ और कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। उनकी ये थिंकिंग है जो मैंने ऑब्जर्व किया इतने साल उनके। हालांकि वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी थे और मैं उनको फॉलो करता था और मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस था और उनको अपना बड़ा भाई मानता था। उनकी हर बात पे लब्बैक करते थे, सर झुका के उनकी हर बात सुनते थे और उनके साथ लॉयल होके चल रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे। जिसमें हमारे और दोस्त भी थे, जिसमें इमरान भाई थे हैदराबाद वाले, और अफाक था और बॉबी भाई थे। हम 4 बंदे जो है इनकी टीम का हिस्सा थे, इनके समझे मेन बाजू थे इनके, और इनकी पूरी फेडरेशन की सारा देखना, प्रमोशन, इवेंट्स कराना सब हम लोग देख रहे थे, हम लोग कर रहे थे सारी मामला। तो उस दौरान क्या हुआ, 2018 में थोड़ा सा ही अनकंफर्टेबल हुए उस मामलात से। उसके बाद फिर जो वर्ल्ड बॉडी थी उसने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट थे वो मुझसे डायरेक्टली बात करते थे, अप्रिसिएशन करते थे, क्योंकि उनको नजर आता था कि इधर जो पाकिस्तान में टीम काम कर रही है, असल टीम ये है, यही इवेंट्स कराते हैं, यही भागदौड़ करते हैं, यही मेहनत करते हैं। तो वो अप्रिसिएशन के लिए मैसेज कर देते थे, हाल हवाल करने के लिए। बल्कि सोहेल भाई हमें खुद भी कहते थे कि यार इनसे हाल हवाल रखा करो, बातचीत किया करो। और क्या कहते हैं, मतलब हाँ, शुरू में तो उन्होंने हमें ये बोला था, जब हमने करना शुरू किया तो वो थोड़े से नाराज होना शुरू हुए इस बात पे कि क्यों इनसे राब्ते हो रहे हैं, और क्यों वो कुछ और नेगेटिव ले गए इस बात को। एक दफा हम 4 लोग सफर कर रहे थे, मैं, इमरान भाई, बॉबी भाई और सुहेल अनवर भाई, हम सारे सफर कर रहे थे। तो अचानक वर्ल्ड के प्रेसिडेंट की गाड़ी में कॉल आ गई एप्रिसिएशन के लिए। ईस्ट का इवेंट हुआ था तो उसमें उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए कॉल की। तो मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि मैं कोई डायरेक्ट हो जाऊं या सोहेल भाई की बुराई करूं, बल्कि सोहेल भाई की बुराई तो मैं सुनता ही नहीं था। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग के ग्रुप्स में अगर कोई उनके खिलाफ बोलता था तो मैं उनके लिए लड़ता था, चीखता था, बातें करता था, उनकी साइड लेता था। अब वो गलत भी होते थे तो उनको सही साबित कर देता था। अच्छा, मतलब ऐसी चीज थी। कितना जज्बा था। हाँ, तो मेरे दिल में तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने ऐसी निकाल के मोबाइल वीडियो कॉल जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट की थी वो सोहेल भाई को दे दी। सोहेल भाई कॉल आई है वर्ल्ड के प्रेसिडेंट की। बस वो मेरा जिंदगी का एक ब्लैक डे था।
वो मेरा ब्लैक डे था। मतलब मैं उसको ब्लैक डे कहता हूँ कि वो जो मैंने इनको मोबाइल दिया ना, तो इनका दिमाग ऐसा है कि ये किसी पे भरोसा नहीं करते। अच्छा। इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे ये भरोसा नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला अरे ये तो इसको डायरेक्ट वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो मैसेज भी करते हैं, मैं तो इनसे बात भी करता हूँ। अच्छा, मेरे दिल में कोई बात होती तो मैं कॉल काट देता, बाद में जब आगे पीछे होते अकेले जाके वीडियो कॉल पे बात कर लेता। सही। तो बहरहाल उस दिन से ये थोड़े से डर गए, इनके दिमाग में 10 ख्यालात चलने लगे। फिर ये समझने लगे कि शायद मेरी बुराइयां जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट से अगर कोई करता है तो वो रमीज करता है, रमीज मेरे ऊपर आना चाहता है, और इस तरह के इनका माइंड बन गया। और कुछ मेरे अंदरूने खाना जो लोग थे वो इनको पहले ही मेरे खिलाफ बढ़ते थे, तो ये और ज्यादा मोटिवेट हो गए इस चीज पे। फिर ये मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हो गए। तो 2018 से जो ये मेरे अगेंस्ट गए हर मामले में, तो फिर वो 2022 तक इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मुझे कुछ अचीव नहीं करने दिया इस फेडरेशन में। तो क्योंकि इनको आइडिया हो गया था कि इस पे तो अब इंटरनेशनल बॉडी भी हाथ रख रही है और सारे मामलात हैं, और ये वैसे भी फेम जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये 4th प्लेस पे फेम हो सकता है, तो गोल्ड पे क्या होगा। तो ये थोड़ी सी इनको तो ना फिक्र लगी पड़ी थी। तो मुझे नहीं पता, मैं तो इन चीजों से बड़ा बाखबर था। फिर मैंने इनका एटीट्यूड देखा, ये मेरे साथ एटीट्यूड इनका चेंज होने लगा। बदतमीजी करना, सबके सामने जो है वो इज्जत उतार देना, बिला वजह में जो है वो किसी इवेंट में धक्का दे देना, किसी चीज को फील ना करना कि सामने इसकी फैमिली बैठी हुई है या इसके घर के लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं इसके साथ वो बिहेव कर रहा हूँ। जो यही तो सारा 2 दिन से रात को इवेंट सजा रहा है, स्टेज सजा रहा है, और मैं कोई मेहमान आ रहा है तो इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ स्टेज पे, और ये सिली सा रीजन दे रहा हूँ कि तुम्हारे कपड़े सही नहीं है। ओके। हाँ, तो इस तरह की इन्होंने हरकतें शुरू कर दी थी, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे थे कि नहीं यार छोड़ो, बड़ा भाई है, और बड़े भाई अगर डांट दे या कुछ कह दें तो कोई मसला नहीं है, हर चीज बर्दाश्त कर रहे थे। तो बेसिकली 19 में जो मेरा वीजा नहीं लगा, तो उसमें प्रॉपर इनका उसमें रोल है कोरिया के वीजे में। उसमें मेरी तैयारी ऐसी थी, मैं शायद अब तक वैसा हो नहीं पाया हूँ। अच्छा। मेरे मुंह पे भी वेन्स बाहर आती हैं, वो पिक्चर्स मैं अब भी इस्तेमाल कर रहा हूँ हर जगह पर। तो मुंह पे भी मेरे वेन्स थी, और क्या कहते हैं इसमें जो बहुत ज्यादा मैं रिप्ड और बहुत ज्यादा अच्छे मसल्स में मैं खड़ा हुआ था। और वहां पे कोविड की वजह से इतने प्लेयर्स नहीं थे, 14 लोग क्लास में खड़े हुए थे जो मेरी क्लास थी। तो मेरे साथ के जो बॉबी भाई हैं उन्होंने ये चीज नोट करी और देखा कि मेरी क्लास भेजी, बोला पर हमीज ये तो बहुत हल्की क्लास थी, इसमें तो तू वैसे ही जीत जाना था। खुद भी कह रहे थे वहां बैठ के पे, हाँ यार ये आता तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा था, ये जीत जाता। बहरहाल वो भी नहीं समझा मैं, उस वक्त भी मैं खामोश हो गया। फिर 2021 में जब ये सीन हुआ तो इन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने तो तुम्हें गोल्ड मेडल दिया है, मेरी जजिंग लिस्ट देख लो, मैंने तो तुम्हें गोल्ड दिया है। और जैसे ही मैं स्टेज से उतर के आया, इन्होंने मुझे 3 अल्फाज बोले। ये हमेशा मुझे डांटते थे इवेंट के बाद कि तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, तुमने पोजिंग ऐसे नहीं की, तुमने जेल सही नहीं लगाया हुआ था। ये बातें मेरी गलतियां बताते थे। लेकिन 2021 में ये जैसे ही मैं स्टेज से उतर के आया, परफेक्ट पोजिंग, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, परफेक्ट जेल, जिंदगी में पहली दफा परफेक्ट तेरी कंडीशन। बोल रहा तू जिंदगी में पहली दफा परफेक्ट था, मैंने तुझे गोल्ड दिया तो मेरी नजर में गोल्ड है। सोहेल भाई ये देखो गोल्ड है, ये देखो गोल्ड है। असल में रात को इनके झगड़े हुए थे मोहसिन अमीन और सोहेल अनवर के, एक दिन पहले पाकिस्तान का फ्लैग लगाने पे ये लोग लॉबी में हम सबके सामने लड़ रहे थे। सारे प्लेयर्स बैठे हैं और ये लोग लड़ रहे हैं उज़्बेकिस्तान में होटल के अंदर के भाई फ्लैग लगा दो। तो मोहसिन भाई ने जो है वो सोहेल भाई को बोला कि फ्लैग लगा दो। तो बोले, सोहेल भाई गुस्सा हो गए, यार मेरा काम है फ्लैग लगाना और ये और वो, मैं लड़के भी देखूं, मैं वेट भी कराऊं, हम लोग वेट कराने जा रहे थे, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं फ्लैग भी लगाऊं, तुम लगवा लो फ्लैग। तो इन लोगों की बहुत ज्यादा उसमें जो है लड़ाई हो गई। तो मैं उठा, मैंने सोहेल भाई को बोला, मैंने कहा भाई मैं लगवा देता हूँ फ्लैग जाके। मैं गया, मैंने जाके वहां फ्लैग लगवा दिया पाकिस्तान का। उसके बाद मैं वापस आया तो उस पे मोहसिन भाई ने मुझे बोला कि रमीज ये जो इनका एटीट्यूड है ना सोहेल भाई का, ये ज्यादा दिन नहीं चल सकते, क्योंकि बेसिकली चौधरी अमीन जो इस फेडरेशन के फाउंडर थे उनके साहबजादे हैं मोहसिन अमीन भाई।
तो इन्होंने मुझे उस दिन उज़्बेकिस्तान में ये बात बोली कि ये ना ज्यादा दिन नहीं चलेंगे इस एटीट्यूड से, इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है जूनियर्स के सामने, और तुम देखना तुम कि ना पॉलचुआ जो डैड है ना, उनको सब डैड कहते हैं, तो वो नाराज है इनके इस एटीट्यूड से, और अगले साल तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा स्टेज पे ही नजर आएगा, तुम देखना। ये बात इन्होंने मुझसे कर दी, मोहसिन भाई ने। मेरी गलती ये थी कि मैं सोहेल भाई को 21 तक अपना सब कुछ मानता था, मैंने जाके इनको बता दी ये बात। अच्छा। कि सोहेल भाई ये तो आपके बारे में ऐसी बात करके गए। इनको गुस्सा आया, इन्होंने जाके कमरे में लड़ाई शुरू कर दी। वहां पे इमरान भाई वहां उस लड़ाई में मौजूद थे, और उस लड़ाई के अंदर जो है इन्होंने खूब शोर शराबा इनका हुआ, बहुत ठीक ठाक इन दोनों की लड़ाई हुई। उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट डे मेरा और इरफान असगर की क्लास रह गई थी, हम दोनों का इवेंट था, सारे एथलीट्स की हो गई थी क्लास, तो उसमें इरफान की बारी पहले थी, इरफान अपनी कैटेगरी खेल के उतरा, इरफान टॉप 5 में नहीं आया। फिर उसके बाद जो है वो मेरी बारी आई, मैं गया, इन्होंने आके मुझे कंफर्मेशन की कि भाई मेरी तरफ से तुम गोल्ड हो, और सब पब्लिक ने भी, जो दूसरी कंट्रीज के थे वो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया स्टेज से उतर के, जो हमारे साथ ऑफिशियल थे वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं यार कोई है ही नहीं मुकाबले में, ये तो फाइनल हो गया, रमीज अच्छा है। तो वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट थे, मैं स्टेज पे उनको नोट कर रहा था, वो बैठ के जो है ना टॉप 5 के नाम लिख रहे थे। जजेस का रिजल्ट कंपाइल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसी वक्त जाके बैक स्टेज पे लिस्ट लग गई, उसमें मेरा नाम नहीं था टॉप 5 में। तो 2 दफा भेजा लड़कों को इन्होंने कि देखो होगा नाम, गलत लिस्ट लग गई होगी ये वो, उन्होंने बोला अच्छा मैं चेक करता हूँ। उस वक्त मोहसिन भाई का जो एटीट्यूड था ना वो थोड़ा सा शक वाला था, मतलब वो थोड़े से ऐसे मतलब बिहेव कर रहे थे कि मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये बहुत स्ट्रेंजर्स की तरह हमसे, पहले तो बड़ा फ्री होके बात कर रहे थे, फिर थोड़ा सा वो दूर हो रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। वहां मैं समझ गया कि कुछ होने वाला है आज मेरे साथ। अच्छा। मुझे प्रिडिक्शन पहले ही हो गई थी स्टेज पे जाने से पहले, लेकिन मैंने कहा मैं अपना इतना 100% दूं कि कुछ हो ही नहीं। तो बहरहाल ये सीन वहां पे हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं गोल्ड मेडल से 13वें नंबर पे आया या 12वें नंबर पे, मुझे याद नहीं है, ठीक है। सिर्फ लॉयलिटी और एक मोहब्बत एक इंसान से, और एक इंसान से मतलब आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं और उसको हर बात बता देते हैं, ये गलती, इस गलती का दूसरा जो मुझ पे ड्रॉबैक हुआ, पहला ड्रॉबैक वो गाड़ी की वीडियो कॉल, दूसरा ड्रॉबैक ये आपस की लड़ाई के बारे में बता देना, मोहसिन भाई की बात इनको बताना। इन्होंने भी कमरे में जाके उनको बोला मुझे रमीज ने बताया कि तुमने मेरे लिए ये अल्फाज यूज की। अच्छा, ठीक है, तो ये सेकंड ड्रॉबैक था। मे भी पॉसिबल कि इसमें सोहेल भाई इन्वॉल्व ना हो, मेरे मेडल ना होने पे इन्वॉल्व कोई और हो, सही, मोहसिन भाई भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि इन दोनों की ही वहां पे चलती है, ये किसी को भी चाहे मेडल दिला सकते हैं। अच्छा, ये किसी को भी चाहे मेडल निकाल सकते हैं, मतलब इनके हाथ में इतनी इन दोनों की सेटिंग है कि ये 10वें खिलाड़ी को 5वां पोजीशन दिला के लाए हैं। हमारे कराची के अंदर एक एथलीट है जिसको इन्होंने 2 बार पोजीशन जबरदस्ती दिलाई है। अच्छा, हाँ, ये इनके हाथ में होता है कि किसको मेडल दिलाना है किसको नहीं दिलाना। बल्कि इन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पालचुआ वाली है WBBF, इसमें एक कोटा होता है, कोटा सिस्टम। वो कोटा सिस्टम ये होता है कि अगर पाकिस्तान से 10 लोग आए तो 4 मेडल मिलेंगे। अब वो 4 लूले लंगड़े काणे बहने किसी को भी मिल जाए, अच्छा, डिसेबल भी है तो उसे भी मिल जाएगा। ओह, हाँ, तो वो 4 मेडल का कोटा है। वो सिस्टम इसलिए है कि भाई हर कंट्री को खुश करके भेजना है, किसी को नाराज नहीं करना, ताकि हमारे नेक्स्ट टाइम वो पार्टिसिपेट करे आगे। तो ये है सिस्टम वहां पे। तो 4 मेडल तो शुरू में ही बढ़ गए थे उज़्बेकिस्तान में। और एक लड़का जो इंतहा से ज्यादा पंजाब से आया था, बहुत अमीर और कबीर, बहुत अच्छे बैकग्राउंड का, बहुत जबरदस्त लड़का, जो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था कि वो टॉप 5 में आए, वो सिल्वर मेडल हो गया। जिसकी बैक पे कोई मसल ही नहीं था, वो अच्छा। बंदा सिल्वर मेडल हो गया। एक बंदा मास्टर क्लास में गोल्ड मेडल हुआ, जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर 10 में भी नहीं आया, और सेम क्लास थी। अच्छा। मास्टर में भी वही लड़के उसके साथ खड़े हुए थे, और बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में भी वही लड़के उसके साथ खड़े हुए थे। तो ये 2 मेडल मेरे सामने जो उधर गए वो इस तरह गए
मैंने अपनी आंखों से देखे। तो बात ये थी कि शहजाद अपनी मेहनत से मेडल जीता वहां पे, शहजाद कुरैशी, मगर शहजाद डिजर्विंग था वहां पे गोल्ड का, लेकिन उसको वहां पे सेकंड किया। वो मैंने आपको रीजन बता रहा हूँ कि शहजाद कुरैशी आने वाले 10 साल भी WBBF में कॉम्पीट करता रहे। अगर सोहेल अनवर या मोहसिन अमीन चाहेंगे, ये दोनों ऑफिशियल चाहेंगे, तो शहजाद गोल्ड मेडल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तानी गोल्ड मेडल होकर टाइटल फाइट में आ जाए, जो वहां की वर्ल्ड बॉडी है, क्योंकि वहां एक इंडियन लॉबी है, उस लॉबी के तहत सारा मामला चल रहा है। आप इनके कोई भी कंपटीशन उठा के देख लें, जो टॉप 10 फाइनलिस्ट होते हैं उसमें से 8 या 9 इंडियन होते हैं। अब ये बात क्या करते हैं, हाँ तो इसमें इंडिया की टीम बड़ी आती है ना, 80 लोगों की टीम आती है, इंडिया के खिलाड़ी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि वहां इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। टाइटल जाना ही इंडिया को, पिछले 3-4 सालों से इंडिया ही टाइटल लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में इन्होंने ईरान को बैन किया, इन्होंने जो है वो ईरान से बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर आने शुरू हो गए थे, तो इन्होंने ईरान को बैन किया बहाने करके कि वो बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ईरानी तो गुस्से का तेज है, उसने तो अगर बदतमीजी की तो सही की, आपने उसको सेकंड किया, फर्स्ट करना चाहिए था उसको, वो गोल था उसमें, तो आपने उस टीम को रोका। तो वहां बड़ी स्ट्रांग इंडियन लॉबी है, जिसकी वजह से मैं अभी बैठ के बोल रहा हूँ यहाँ पर, शहजाद कुरैशी समझदार है तो अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर ले, वरना सारी जिंदगी मास्टर में गोल्ड मेडल होता रहेगा, मास्टर ही खिलाएगा, सब उसको मास्टर कहने लगेंगे कुछ टाइम के बाद। अपना नाम खराब कर रहा है यहाँ पे खेल के, अपना नया प्लेटफॉर्म चूज कर ले। ठीक है, शहजाद फ्री में जा रहा है, स्पॉन्सर है, उसको फ्री में लेके जाते हैं इस इवेंट में, कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन फ्री सब कुछ नहीं होता। आपकी अपनी इज्जत है, अपना मुकाम भी कुछ चीज होती है। आप मेहनत बहुत करते हो, बहुत अच्छी कंडीशन लेके जाते हो, इतने प्यारे बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। कितने दिन की आपकी बॉडी बिल्डिंग रह गई है? सही, बिल्कुल परफेक्ट आपकी एज है 42 ईयर्स, मजीद 8 साल और कर लेंगे आप बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर बहुत मैक्सिमम ऐसा ना हो कि ये 8 साल भी आपके इस फेडरेशन में जाया हो जाए। हम ही आपको इस फेडरेशन में लेकर आए थे, हमने ही आपको सिलेक्ट किया था। तो मैं आपको इसकी सच्चाई, ग्राउंड रूट्स, रियलिटी बता रहा हूँ, अंदर से होकर आया हूँ। 7 साल इसके अंदर रहा हूँ इंटरनेशनल फेडरेशन में इसमें, और 10 से 12 साल सोहेल भाई के साथ काम किया है। तो जो इंटरनेशनल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको गोल्ड सिर्फ मास्टर में ही देंगे, हमेशा बॉडी बिल्डिंग में नहीं होंगे। आप साउथ एशिया में हो जाएंगे, आप एशिया में हो जाएंगे, वर्ल्ड में होके दिखाए आप। हाँ, अगर सोहेल भाई चाहे या मोहसिन अमीन चाहे तो आप 5वीं की भी तैयारी करके चले जाएं, फिर भी गोल्ड हो जाएंगे आप। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बहरहाल आपके लिए बेहतर ये है कि मैं एक मशवरा दूंगा कि मेरा भाई है वो, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि उस बेचारे के साथ बहुत जगह पे अनफेयर हुए हैं कुछ चीजें, तो मैं उसके दर्द को समझता हूँ, क्योंकि वो एक एथलीट है और बहुत जमाने से मेहनत कर रहा है, बहुत अरसे से लगा हुआ है, तो उसको वो इज्जत, वो मुकाम मिलना चाहिए। अल्लाह ताला उसको दे, मेरी दुआ उसके साथ है, और उसको अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना और चाहिए। मेरे ख्याल से वो शहजाद भाई थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हैं, वो बोलते ज्यादा नहीं है, बस वो चीजें करते रहते हैं। वो एक बंदा होता है ना कि असल में अग्रेसिव डिसीजन लेता है, रिस्क लेता है, हाँ, वो वाला नहीं है वो। असल में हमने बड़ी कोशिश की है उसको समझाने की ये बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2-3 साल और थोड़ा सा अपना टाइम जाया करने के बाद उसको ये ख्याल हो जाएगा, ये चीज सामने आ जाएगी कि हाँ शायद 2-3 साल पहले मैं इनकी बातों पे गौर कर लेता तो मैं यहाँ से पहले ही ये चीज हासिल कर लेता। तो खैर 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई फुकेट में WBBF की, उसमें मैं तैयारी कर रहा था, सिलेक्शन में आया, मेरे उस वक्त हालात खराब थे कोविड की वजह से, तो मैंने ट्रायल दिए। ट्रायल से 15 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था, 14 किलो मेरा मसल मास गिर गया था। मैं बेड रेस्ट पे था टोटल, मतलब मैं टोटल ही बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और उठ के, अच्छा उस पे मैंने ये किया हुआ था, डाइट पे रह रहा था, बीमारी में भी सिर्फ जूसेस और डाइट ले रहा था, तो उठ के मैं डायरेक्ट ऐसी सिलेक्शन में चला गया। तो इन्होंने मुझे बी टीम में डाला, इन्होंने बोला अगर तुम इम्प्रूव हुए तो तुम्हें स्पॉन्सर हो जाएगा। उम्मीद तो मुझे इनसे नहीं थी कि ये मुझे स्पॉन्सर करेंगे। तो बहरहाल फिर मैंने तैयारी शुरू की। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको डेंगू हुआ है, आप 6 महीने तक ना करो बॉडी बिल्डिंग। तो हम तो डॉक्टर की सुनते नहीं है, हमारी कमर टूटी हुई है, हमारी टांग टूटी हुई है, हम जब नहीं सुनते कि डॉक्टर कहता है आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप वेट नहीं उठा सकते,
हम वेट इतना उठाते हैं कि वो देखे तो वो बोले पागल हैं ये लोग, अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो ऑपरेट का बोला हुआ है, मेरी लोअर बैक की वजह से, मेरी टांग की वजह से मेरे मसले हैं, उसके बावजूद हम प्रॉपर वेट उठाते हैं, सारे काम सारे कंपटीशन खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आगे जाके देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक। तो बहरहाल इन्होंने जो है वो 3 हफ्ते के बाद मुझसे कंडीशन मांगी, मैं अच्छा हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हालांकि डेंगू से नेक्स्ट डे जब मैं जिम गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे बुरी तरीके से, वीकनेस की वजह से, लेकिन मैंने किया, ट्रेनिंग की, मेहनत की, दोबारा कम बैक किया। 3 हफ्ते में अच्छा हुआ, 4 हफ्ते में और अच्छा हुआ। फिर एंड टाइम पे 5 तारीख को 6 को टीम ने जाना था, 6 दिसंबर को 2022, 6 दिसंबर को। तो 5 तारीख को उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें स्पॉन्सर ने मना कर दिया स्पॉन्सर करने से। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थैंक यू सो मच, जिंदगी में पहली दफा आप मुझे स्पॉन्सर करवा रहे थे, वो भी आपने नहीं कराया। पिछले 7 साल में अपने पैसों से हमेशा इंटरनेशनल गया, और कोई बात नहीं। 1 घंटे बाद मैंने इनको फोन किया, मैंने पहले से ही वीजा लगवाया हुआ था, मुझे पता था ये सारा कुछ होना है। अच्छा। और मैंने टिकट भी करा ली थी। 1 घंटे बाद मैंने फोन किया, मेरा टिकट भी हो गया, मेरा वीजा भी हो गया, ये मैंने इनको भेज दिया। मैं वहां जाके आपके इवेंट की जो $800 फीस आप लेते हैं वो भी मैं भर दूंगा, मैं जा रहा हूँ कम्पीट करने अपने पैसों से। अच्छा रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद कॉल आई सुहेल भाई की, पालचुआ तुम्हें मना कर रहा है। मैंने कहा क्यों, मैं हादी चौपान हूं जो मुझे मना कर रहा है? मैं इतना मैसिव बॉडी बिल्डर हूं, मैं इतना खतरनाक हूं कि पालचुआ मुझे मना कर रहा है बॉडी बिल्डिंग के इवेंट में आने से। और वो क्यों मना करेगा भाई, वो तो बिजनेस माइंड एक बंदा, इतना सॉलिड बिजनेस माइंड एक बंदा है जो अर्निंग कर रहा है, इतनी जबरदस्त उसको प्लेटफॉर्म पे अर्निंग मिल रही है, उसके लिए तो मैं कीमती चीज हूं, क्योंकि मेरे $800 उसी को तो जाने हैं। तो वो अपने पैसे क्यों कम करेगा मुझे वो करके? मुझे तो वो किसी भी रीजन से नीचे ऊपर कर तो रहा है पिछले 4-5 सालों से, कभी 12 पे फेंक रहा है, कभी कहीं फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो उसके लिए मेरा होना ना होना कोई मकसद ही नहीं है। तो आप कैसे झूठ बोल रहे हो मुझसे कि आपको मना किया? इन्होंने मुझसे बोला कि वो क्या कहते हैं, इसमें जो है ना वो फलाना इन्वॉल्व है, ये है वो है, बस मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इनकी थेरेपी चल रही थी, इनको कैंसर हुआ था और ये अपना इलाज करा रहे थे वहां पे बाहर मुल्क में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब मुझे मना किया तो NBBUI पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, शेख फारूक साहब के पास एक फेडरेशन थी इंटरनेशनल, उसकी 22 तारीख को वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। बताया मैंने उनको राब्ता किया, मैंने कहा शेख साहब मैंने ये खेलने जाना है, मैं तैयारी पे हूँ, मैं खेल लूं? तो शेख साहब ने बोला हाँ बेटा जाओ, तैयारी पे हो, खेलो, मैं तुम्हारा नाम भेज देता हूँ और तुम्हें ओके करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। शेख साहब ने मेरा यहाँ से एंट्री भेजी, शेख फारूक साहब ने, और फिर मैं वहां गया, मैंने कॉम्पीट करना था। अब 6 तारीख की जो मेरी टिकट हुई थी, उस जमाने में टिकट हुई थी 2,60,000 की। को क्रिसमस न्यू ईयर और फिर वो कोविड के बाद का दौर, बड़ा महंगा चल रहा था सब कुछ। तो इन्होंने जो है वो जब मुझे रिफ्यूज किया तो मेरा तो अगले दिन टिकट था, फिर मैंने वो टिकट आगे बढ़ाया उसी दिन, तो 40,000 रुपए मुझे पेनल्टी लगी, 3 लाख रुपए का वो टिकट पड़ा। मैंने 10 तारीख का टिकट कराया फुकेट में, मैं तकरीबन 11 दिन वहां पे रहा। मैंने 10 दिन मैंने वहां स्टे किया, वहां डाइट की, वहां ट्रेनिंग की, वहां पे गोरों के साथ, वहां पे एक गोरा ट्रेनर हायर किया मैंने, और उसने 10 दिन मेरे साथ कंडीशनिंग करी मेरी, मुझे डाइट कराता था, ट्रेनिंग कराता था, मुझे बीच पे लेके जाना, टैनिंग कराना, सारे मामला। 10 दिन मैंने फुकेट में गुजारे, वहां कोई ठीक ठाक मेरे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि वहां डाइट बहुत महंगी है, वहां खाना पीना महंगा है, वहां रहना महंगा है। मैंने रहना पड़ा, मैं अपना खाना खुद बनाता था कमरे में, चूल्हा लेके गया था मैं, सारी चीजें। तो उसके बाद बताया, मैं इवेंट पे 1 दिन पहले पहुंचा, मैंने वहां वेट वगैरह कराया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां देखा मैंने 3 कैटेगरीज में आप पार्ट ले सकते हैं, तो मैंने 3 में पार्ट ले लिया तो 4 में था। एक हमारे पाकिस्तानी लड़की की वजह से 4थी कैटेगरी छोड़ दी, बोलना है यार हमें भी तो कुछ जीतना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं नहीं जा रहा इसमें खेलने के लिए। वो जीन्स की कैटेगरी थी, जीन्स फिजिक की, उसमें भी अगर मैंने जाना था तो मैंने गोल्ड हो जाना था। तो मैंने कहा अच्छा 3 की जगह 4 होते आपके पास। हाँ, तो उस वक्त
अल्हम्दुलिल्लाह वो उस गोरे ने जो मुझे ट्रेन किया था तो बहुत अच्छा किया था, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी स्टेज पे। तो मैंने क्लासिक फिजिक, मैन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग तीनों में गोल्ड मेडल लिया वर्ल्ड में। ये पहली दफा हुआ था किसी पाकिस्तानी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। फिर प्रो कार्ड की फाइट हुई बॉडी बिल्डिंग की, तो मैं 85 केजी पे था। लेकिन जब टाइटल फाइट थी उसमें तकरीबन 2 घंटे थे, तो मैंने बहुत ज्यादा लोडिंग की वहां बैठ के, बहुत ज्यादा खाना खाया, बहुत एक्स्ट्रा मैंने लोडिंग शुरू कर दी अपने आप को अच्छा करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइटल फाइट जीती और फिर प्रो बॉडी बिल्डिंग का प्रो कार्ड मुझे वहां पे मिला, प्रो कार्ड जीता, वो भी वर्ल्ड का पहला प्रो कार्ड था पाकिस्तान के लिए। तो 2022 में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अल्लाह ताला तो सारी चीजें देख रहा था, कोई कितना ही नाजायज कर ले किसी के साथ, उसको उसकी मेहनत का सिला मिलता है। और मेरी अम्मी ने जो है मुझे हमेशा ये बात सिखाई थी, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं, अब्बा हमारे दुआएं करते हैं, और जो अम्मा है वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि बेटा जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना अजर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो तुम्हारे साथ कोई कितना ही कुछ करता रहे, तुम अपनी मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हें इसका सिला मिल जाएगा। मुझे उनकी वो बात स्टेज पे याद आने लगी और मैं रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। मैं जब नेशनल एंथम चल रहा था और पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ा हुआ था, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि मैंने पाकिस्तान की वो ड्रीम मेरा जो है वो पूरा हो गया और मैंने वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। मेरा लोग मजाक बनाने लग गए थे इनकी वजह से, जो ये मेरे साथ हर दफा इंटरनेशनल जाता है, कुछ जीत कर नहीं आता, ऐसे ही आ जाता है। इनफैक्ट अपने घर वाले जो है ताने मारने लग गए थे कि भाई फायदा क्या है, जीतोगे तो नहीं। अच्छा। सर्कल के लोग, दोस्त यार सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो हर साल जाता है, लगता है घूमने जाता है, बाहर मुल्क घूमने जाता है। उनके जहन में ये था, उनको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या चीज फेस कर रहे हैं, अंदर कितनी कंट्रोवर्सी से गुजर रहे हैं। तो लोगों ने मेरा एक मजाक बना लिया था उस टाइम पे कि ये हर साल घूमने जाता है, ये चीज वो समझने लग गए थे। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि मैं कुछ चीजें बर्दाश्त कर रहा था, मैं डिस्क्लोज नहीं करता था। तो बहरहाल अल्लाह ने वो मेहनत देख के मुझे एक साथ, जो इन्होंने जितने समझ ले, इन्होंने जितने मेरे मेडल रोके हैं वो उधर मिल गए। अच्छा। सही, एक ही दफा में अल्लाह ताला ने छप्पड़ पहाड़ के मेडल दिए, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है मैं अपने ड्रीम को सक्सेस किया। तो ये सफर मैंने इस तरह तय किया, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। नहीं, आपकी जर्नी बड़ी मुश्किल थी, बड़ी डिफिकल्ट थी, बड़े आपने डाउन्स ही देखे, अब तो देखे ही नहीं है मेरे ख्याल से अपनी जर्नी में। हाँ। और अब आके सिर्फ आपने एक 2022 में देखा है, जब आपने एक डिसीजन लिया और वो आपने मेरे ख्याल से रिस्क लिया, तो वहां पे आप गए, तो वहां पे आपने देखा। अच्छा, आपकी इसकी जर्नी से ही मेरे पास आपसे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो, जो कि एक तल्ख हकीकत होगी, जिस तरीके से आपने बताया कि सुहेल और मोहसिन अमीन, तो डू यू थिंक पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग इन्हीं पे चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अब फारिग हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इनका तो अब नामो निशान इस पाकिस्तान से मिट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शायद मैं ये बता दूं कि 2022 में जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना तो मुझे वर्ल्ड वाइड जो है वो फेम मिला है, सिर्फ पाकिस्तान में फेम नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, अल्लाह ताला ने जिसको मशहूर करना होता है, जिसको इज्जत देनी होती है, तो वो मिलती है। चाहे कोई कुछ भी बकवास करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे कि भाई तो इससे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर पड़े हुए हैं। हाँ पड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि एजुकेशन भी तो नहीं है उनके पास। मैं एजुकेटेड हूँ भाई, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर के डिप्लोमा किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन मेरे पास है, मैंने इंटरनेशनल वर्कशॉप्स अटेंड की हुई है। तो और बॉडी बिल्डर्स ने ये काम तो नहीं किया हुआ। तो भाई मैं तो अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ, मैं जो भी हूँ बस हूँ, फेम हूँ। अगर कोई जलता है तो और जले, मुझे तो खुशी होती है इस चीज से कि कोई मुझसे जेलस है, कोई मेरे खिलाफ नेगेटिव बात करता है, अब मैं बड़ा खुश होता हूँ और हंसता हूँ उसकी बात पर, उसको पलट के जवाब नहीं देता। पहले छोटा था, लड़ता था, पलट के जवाब देता था, अब सिर्फ हंसी आती है उसकी बात पे कि उसको क्या पता कि हम इस सफर पे, इस मुकाम पे किस तरह पहुंचे और कितनी मेहनत करके पहुंचे। तो बहरहाल पहले होता था ये नाम पाकिस्तान के अंदर, पहले जो फेडरेशंस लोग चला रहे थे वो असल में उसमें से 90% लोग खुद एथलीट नहीं थे। सही। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के कोई मुकाबले ना खेले ना जीते। 90% लोग ना इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर रहे, खास तौर पे सिंध के लोग बहुत कम ऐसे थे कि जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की हो, मगर वो चला रहे थे एज अ बिजनेस, इसको कमाने के उस पे उसको चला रहे थे। अब हम प्लेयर थे, हमने जब
2022 में जब ये सब हुआ तो इंटरनेशनल बॉडी ने मुझे फेडरेशन ऑफर की कि आप इस फेडरेशन को लीड करो, हमने आपका सोशल मीडिया देखा ये वो, तो मैंने वो लीड किया। फिर उसको मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, और इंटरनेशनल राइट्स दिए कि अब आपने टीम लेकर आनी है, अपनी एक नई टीम हमारी बनी। और पहले हम सोहेल अनवर के साथ काम करते थे, सोहेल भाई के साथ। तो फिर हमने इनसे जाके बोला कि सोहेल भाई आप किससे हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, आप बड़े भाई थे, बड़े भाई हो, बड़े भाई रहोगे, जो हुआ सो हुआ, मुझे जो हासिल करना था वो तो मैंने कर लिया, मैं तो बन गया वर्ल्ड चैंपियन, चाहे जो हुआ सो हुआ, मैंने उस पर मट्टी डाली। सीनियर थे, मैंने बोला छोड़ो जाने दो, भाई माना है, इज्जत करते थे। तो मैंने बोला भाई पाकिस्तान में हम एक है, इंटरनेशनल हमारे रास्ते अलग हैं, मैं उस फेडरेशन की अब शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नफरत हो गई उस बंदे से, मुझे उस बॉडी से। तो अब मसला ये है कि जो हमारी पूरी टीम है ना, वो नहीं चाहती कि उस फेडरेशन में जाना है। पाकिस्तान में सब एक रहेंगे, आप वहां जाओ टीम लेके, हम यहाँ जाएंगे टीम लेके। सही। अगर एग्री हो तो बताओ। वो एग्री थे। फिर हम पंजाब गए, मेरा वेलकम था ओलंपिया पाकिस्तान चैंपियनशिप फैसलाबाद में जनवरी में 2023 जनवरी में मुझे वेलकम करना था उन लोगों ने, और वहाँ पे ओलंपिया चैंपियनशिप थी और फेयरवेल थी शेख साहब की इंटरनेशनल बॉडी से, जो शेख फारूक साहब थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉडी मुझे मिलने वाली थी। सही। तो ये इन्होंने फिर एक नया प्रोपेगेंडा ग्रुप में छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि तुम लोग फलाने से जाके मिल रहे हो और ये हो रहा है और वो हो रहा है। बस फिर वो उन्होंने लड़ाई जंग शुरू कर दी कि तुम लोग ने पीठ पे छुरा घोंप दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम लोग समझ रहे थे कि मुझे कैंसर हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये मैं वो। अरे भाई ऐसा समझना होता तो 10-12 साल तुम्हें क्यों देते? तुम्हारे आगे भाई भाई क्यों करते? तुम्हारी गालियां क्यों सुनते? तुम्हारी उल्टे सीधे ये रिएक्शंस क्यों बर्दाश्त करते? तुम्हारे धक्के देना क्यों बर्दाश्त करते? अगर यही करना होता तो, अगर छुरा ही घोंपना होता, या अगर तुमसे जो है कोई जंगी लड़नी होती, या तुमसे अलग ही होना होता तो पहले हो जाते। हम तुमसे तनख्वाहदार मुलाजिम थोड़ी थे आपके। सही। आपने मेरे को तनख्वाह पे रखा हुआ था, हम तो अपने पैसों से मुकाबले कराते थे आपके, जिसमें आप आके हाईजैक करके चले जाते थे। सब समझते थे सोहेल अनवर ने कराया ये मुकाबला। मुकाबला तो हम करा रहे थे, पैसे तो हमारे लग रहे थे, और समझते ये थे कि इन्होंने कराया। ये भाई आते थे कोट पैंट पहन के और हम इनको भाई भाई करते थे, सारे समझते थे भाई आ गए। वो भाई जो है सारा क्रेडिट लिया एंड में आके और चले गए, समझ रहे? तो फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे। अच्छा। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, या हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, या हम आपके अगेंस्ट जा रहे हैं? जब आपने सोच ही लिया है तो फिर हम अपने रास्ते अलग कर लिए। हमने अपनी पूरी टीम अलग बनाई, और फिर जब हम अलग हुए तो पूरा पाकिस्तान अलग हो गया। अच्छा। इनको सबने ही छोड़ दिया। इनके साथ वो लोग रह गए जिनको एक लालच है कि ये हमें इंटरनेशनल फ्री में लेके जाएंगे। अच्छा। सिर्फ वो रह गए। अच्छा, नाउ अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग जो एक जी बहुत चेंज हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब हम लोग आए इस बॉडी बिल्डिंग में, तो हमने 10-12 साल में पीछे ही काम किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैश प्राइजेस देना, बाइक्स देना, इनामात देना, ताकि लड़का मोटिवेट हो, डिस्ट्रिक्ट से वो आए कराची में, कराची से सिंध में आए, नेशनल्स पे आए, फिर इंटरनेशनल जाए, ताकि उसको कुछ मिलता रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा ना, कुछ हासिल वसूल होगा। जो हमारे साथ हुआ वो हम नहीं होने दे रहे। हमने बड़े अच्छे स्टेजेस बनाना शुरू किए। ये तंबू लगा के रोड पे लड़कों को नंगा कर देते थे, स्टेज बना देते थे, कोई इज्जत नहीं बॉडी बिल्डरों की। लोग मजाक बनाते थे, हुटिंग करते थे, आवाजें लगाते थे उल्टी सीधी, ओ ये चड्डी फंस गई तेरी, और ये हो गया और वो हो गया। सही है, तो एक बेड़ा गर्क किया हुआ था इन लोगों ने, बॉडी बिल्डिंग का सत्यानाश मारा हुआ था। तो हम लोगों ने आके जो है इस ट्रेंड को चेंज किया, अच्छी लोकेशंस पे मुकाबले कराने शुरू किए, अच्छे इनामात देने शुरू किए, प्रेजेंटेशन अच्छी की। हम इंटरनेशनल गए थे, हमने इंटरनेशनल स्टेज देखे, हमने वैसे स्टेज बनाने शुरू कर दिए पाकिस्तान के अंदर। तो बॉडी बिल्डिंग चेंज होना शुरू हुई, फिटनेस इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ना शुरू हो गई। इस तरीके से अवेयरनेस आगे हुई लोगों को। फिर हमने सर्टिफिकेशंस की तरफ किया कि लोग पढ़े भी, जो हमने किया हम बताने लगे कि भाई आप भी सर्टिफिकेशंस भी हासिल करो, इसमें पढ़ाई भी करो, सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं बनो। भले आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप फिटनेस की क्वालिफिकेशन हासिल करो। ठीक। तो अब बड़ा चेंज आ चुका है। अब असल में ये जो पुराने लोग हैं ना, अब उनकी दाल नहीं गलेगी। परफेक्ट। और अभी हमने नोट किया है, क्योंकि मैं भी
हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता रहता हूँ, वो जो नीचे के इलाके हैं, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग भी करता रहता हूँ, जाता भी रहता हूँ, तो स्टिल ये कल्चर मौजूद है। तो अगर जो बच्चा या जो एथलीट या जो बॉडी बिल्डर वो अपना ख्वाब देखता है बॉडी बिल्डर बनना और अच्छी जगह पे जाना, अच्छी, तो उनको क्या गाइड होगी, वो किस तरीके से सही पाथ पे चल सकते हैं जहां पे स्टिल वो करंट फंसे हुए हैं? उनको भी जहन में होता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है निकलने का, और कुछ जगहों पे उनके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है कि किस तरीके से। एक तो सबसे पहली बात है डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन होगी तो बेचारा कुछ करेगा। अब कराची में कैसे ही कितने ही ऐसे इलाके हैं, आप भी जानते हैं, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग बच्चों को बड़ा शौक है, लेकिन उनके ऊपर मेंटोर, उनके टीचर कुछ ऐसे हैं, जिस तरीके से आपने अभी एग्जांपल्स दी आपकी वाली वैसे ही हैं। वो उन बच्चों को क्या आप गाइड करेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्थ एंड फिटनेस हर घर के बच्चे को, हर बच्चे बड़े बूढ़े सबको करनी चाहिए। परफेक्ट। ठीक है, जो यंग जनरेशन है अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है तो इस इंडस्ट्री में अब बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं। जरूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर बने, आप मैन फिजिक वाली फिजिक बनाएं, आप मॉडल बन सकते हैं, आप अपने आप की पर्सनालिटी बनाने के लिए आप बॉडी को चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन खेलें। और अब इतना ये एडवांस हो गया है गेम, और इतना इसका लेवल हाई हो गया है कि अब आप जो है फिल्मों में जो लोग देखते थे वैसे आप खुद हो सकते हैं। पहले लोगों के अरमान होते थे, पहले लोगों का आइडियल होता था यार वो सलमान खान आया था तो सलमान खान बनना है, सलमान खान, हर बंदा जो है वो सलमान खान बनने की कोशिश करता था। हालांकि सलमान खान की जो फिजिक थी वो मैं अब देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं बोलता हूँ यार मैं भी एक जमाने में इसका बड़ा शौकीन था, और सलमान खान की तरह डांस करना, सलमान खान के गाने देखना, सलमान खान की फिल्में देखना। तो सलमान खान हमारे लिए कितनी बड़ी चीज थी, और ये रेसलर्स वगैरह जो आते थे उस जमाने में। तो अब हम जब इस फिजिक पे आ गए, इन कंडीशंस पे आ गए, तो हमें पता लग गया कि यार हम इनसे तो लाख दर्जे अच्छी फिजिक रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बने, जरूरी नहीं है इस फील्ड में आके आप आगे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि इस फील्ड में आने के बाद इंसान बुरी एक्टिविटीज से दूर हो जाता है, नशों से दूर हो जाता है, और बुरी उसको जो एडिक्शंस होती हैं उससे वो आदतें वो खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसकी एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाता है। दूसरा उसके खाने के रूटीन, सोने के रूटीन, उसके जो है वो पंचुअलिटी बहुत अच्छी होती है, उसको सेक्रीफाइस करना आ जाता है, उसके अंदर पैशन आ जाता है इस फील्ड में आने के बाद और इस चीज को ज्वाइन करने के बाद। मतलब वो आम आदमी नहीं रहता, वो एक मोटिवेटेड इंसान होता है। परफेक्ट। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या फिटनेस कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, फिर वो एक मोटिवेटेड इंसान है। और उसकी देखें फिजिकल अपीयरेंस ना आपकी हर जगह इंपॉर्टेंस रखती है। परफेक्ट, बिल्कुल। आप किसी भी शोबे में, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जॉब करते हैं, आपका अपना काम है, कारोबार है, जब आप फिजिकली फिट है ना तो कहीं भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जब जाते हैं ना, मीटिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, तो पहले ही सामने वाला आपसे जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और वो कहता है कि यार बंदा फिजिकली इतना फिट है तो इसकी जो है डेडिकेशन और वर्क जो है वो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल क्योंकि ऐसे इसका लाइफस्टाइल वो आइडिया लगा लेता है देख के पर्सनालिटी को कि यार जब इसने अपने आप पे इतना ख्याल रखता है तो काम भी अच्छा ही करता होगा, तो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए आप ये चीज ज्वाइन करवाएं, बच्चों का रूटीन बनवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड्स खत्म हो गए, हमारे यहाँ कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज नहीं है। हमारी यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन जो आ रही है वो मोबाइल में बिजी हो गई है। बच्चे, हर घर का बच्चा जब देखो फ्री फायर खेल रहा है और इस तरह के गेम्स खेल रहा है, बेचारा जो है वो बंद हो गया है मोबाइल के अंदर, या वो रील्स देख रहा है आजकल। तो वो बस रील्स में क्या आ रहा है, रील्स में उनकी जबान खराब हो रही है, उनको बहुत दिमाग बड़े हो रहे हैं, वक्त से पहले वो जवान हो रहे हैं बच्चे, ऐसा ही है। उनके लिए बड़ा खतरनाक है ये। तो इससे बेहतर है कि बच्चे इस तरफ जाएं, बच्चों को इस तरफ लेकर आएं, बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज करवाएं। अच्छा, कुछ तो जैसे ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका एक ख्वाब है कि जी हम भी कंपटीशन लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है हर एक बंदे का अपना ख्वाब होता है, तो
वो जिन लोगों के साथ अभी एसोसिएट हैं, हमने ज़्यादातर कराची के इलाके ऐसे देखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग जो है ना कराची के जो लोअर इलाके जो है ना वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं स्टिल हमने ऑब्जर्व किया है कि अभी भी रोड पे आगे कहते हैं टेंट लग के वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन हो रहे होते हैं हर जिम के बाहर। ऐसे ही ठीक है, और जाहिर सी बात है कुछ जिम एफिलिएट भी होते हैं किसी एसोसिएशन से, कुछ नहीं होते हैं। अब एक बंदा, एक लड़का खुद को कैसे जज करेगा कि मैं जिस एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड हूँ वो उस लेवल की है भी जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ वो मुझे अचीव करवा सकती है या नहीं, या उसको अपना ख्वाब किस तरीके से वो पूरा कर सकता है। कौन सी ऐसी कराची की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी फेडरेशन हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जा सकती है, क्योंकि आप तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर चुके हैं। देखिए, मैं तो अब ये कहूँगा जितनी अब फेडरेशंस बन गई हैं ना, 13-14 फेडरेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिसमें कराची में भी इतनी है, तो मेरा तो मशवरा ये है कि जो खिलाड़ी है ना, आने वाला जो खिलाड़ी है वो अब किसी भी फेडरेशन को ज्वाइन ना करे। क्यों? वो डायरेक्ट हर फेडरेशन में जाके इवेंट खेले, जितने वो स्टेज खेलेगा उतना अच्छा हो जाएगा, और जहां उसका दिल मुतमईन हो वहां जाके इंटरनेशनल खेले। इससे वो इम्प्रूव होता रहेगा, उसको स्टेज भी ज्यादा मिलेंगे, कम्पीट भी ज्यादा करेगा। इस वक्त जो 80% फेडरेशंस हैं, अल्लाह के हुक्म से उनको अक्ल आ गई है, उन्होंने जो है ओपन कर दिया है कि आप किसी भी फेडरेशन से हो आके हमारा इवेंट खेल लें। तो अब लड़का आजाद है, वो किसी का पाबंद नहीं है, किसी से भी जाके कम्पीट कर सकता है। और अब जैसे हमारी फेडरेशन है, मैंने ये रूल लागू कर दिया है फेडरेशन पे, और हमारी टीम ने सबने मिलके के मशवरा करके कि तमाम प्लेयर्स जो हमारे साथ एफिलेटेड हैं, जो हमसे खेलते हैं, वो भले हमसे एफिलेटेड हैं, वो कहीं भी खेल सकते हैं, हम उनको पाबंद नहीं कर रहे। अच्छा, किसी भी इवेंट में जा सकते हैं, किसी के प्रोग्राम में शरीक होना है, हो सकते हैं, हमें कोई जालिसी नहीं है। परफेक्ट। हाँ, वैसे होना भी यही चाहिए। हमारे साथ उनको ये फायदा है, ये बेनिफिट है। मैं जरा सा बता दूं, फेम बहुत मिलेगा, नहीं तो कोई और फेडरेशन में रहकर फेम लेके दिखा दें, ये मैं आज गारंटी देता हूं। किसी को अगर मशहूर होना है ना तो वो हमें ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबको ही मशहूर होना है। हाँ, हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें वो तरीके पता है कि लड़के को मशहूर कैसे करना है। रमीज अगर मशहूर हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, वो टेक्निक्स मैं उन लड़कों को भी दे दूंगा। और अभी लोगों ने देखा भी है, जिस टीम को हम लेके जाते हैं इंटरनेशनल बाहर मुल्क में, या टीम हमारे साथ आती जाती है, न्यूज़ तो सिर्फ हमारी ही चल रही होती है, लोग हमें ही देख रहे होते हैं, मीडिया पे हम ही नजर आ रहे होते हैं, मॉर्निंग शोज में हम ही नजर आ रहे होते हैं। हमारा हर लड़का स्टार बन रहा है, हर लड़का जो है ना मशहूर हो रहा है अपने अपने शहर में, अपने अपनी सिटी में, उसका एक नाम बन रहा है जो हमारे साथ खेल रहा है। तो जो हमारे साथ इंटरनेशनल और नेशनल और लोकल स्टेजेस पे खेलेगा, इसकी गारंटी हमारी है कि वो नाम और मुकाम तो बनाएगा, और फेडरेशंस में बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर आपकी फेडरेशन स्पेसिफिक, हम पहले कराची की बात कर लेते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान की बात कर लेंगे। कराची में अगर कोई लड़का आपसे एसोसिएट होना चाहता है तो किस तरीके से हो सकता है? बड़ा इजी है, दो तरीके हैं, एक वो अपना जिम रजिस्टर्ड करवा ले, या तो वो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करा ले। दो तरीके हैं हमारे पास। वो अगर उसका जिम ऑनर मना करता है ना कि मैं इनके साथ नहीं होना चाहता, तो भाड़ में जाए जिम ऑनर, खुद आए, वो अपनी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराए और खेले। तो हमने तो बहुत आसान किया हुआ है। और आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या प्रोसेस है? कुछ भी नहीं, साल की रजिस्ट्रेशन फीस है एक हमारी, वो हमने रखी हुई है, वो होनी होती है। वो राब्ता कर ले, कराची के जो जनरल सेक्रेटरी हमारे जाहिर हुसैन बॉबी हैं और अफाक है, ये लोग हैं, ये सब सिस्टम को देख रहे हैं, तो इनसे राब्ता कर लें, इनके पास जाके रजिस्टर्ड करवा लें अपना जिम, या इंडिविजुअल एंट्री करा लें। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो इवेंट होते हैं उसमें हम जिम रजिस्ट्रेशन का एक प्लेटफॉर्म रखते हैं, उसमें आके करवा लें, कराची में करवा लें, सिंध में करा लें। तो बहुत सारे वो होते हैं, मौके आते हैं जिसमें वो करा सकते हैं। देखें, बात ये है कि हमने ये सोचा है कि हम अपने लड़कों को इसलिए बाउंड नहीं कर रहे। हम अभी मैं एक देख रहा था कि कोई भी एक फेडरेशन ने मुकाबला अनाउंस किया और इतने पैसे देंगे और ये होगा और वो होगा, और उस मुकाबले में ये लिख दिया कि जो भी लड़का 6 महीने पहले किसी और फेडरेशन से खेला है वो हमारा मुकाबला नहीं खेल सकता। मतलब क्या, लोगों को चूरन दे रहे हो, लॉलीपॉप दे रहे हो,
साफ बात बोलो ना कि यार तुमने जो ये मुकाबले में कैश प्राइज रखा है इसमें तुमने अपना ही लड़का जिताना है। वो कैश प्राइज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रखा है। उसी को बोलेंगे ओए तू बोलियो हाँ मिल गए तुझे पैसे। वो बच्चा मेरा स्टूडेंट है वो बोलेगा हाँ 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 मिल गए पैसे मिल गए। वो दे देंगे उसको, बोलेंगे 5 लाख, देंगे उसको 50,000। ये ड्रामा करने के लिए तुमने नीचे लिख दिया 6 महीने पहले जो भी फेडरेशन से खेला होगा दूसरी, वो हमारा मुकाबला नहीं खेल सकता। इसका मतलब है आपने विनर डिसाइड किया हुआ है। आपके इवेंट में जो विनर होंगे वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं और उनको ये कह दिया गया है कि 15 लाख रुपए आपको बांटे जाएंगे, लेकिन मिलेगा आपको थोड़ा सा इनाम। समझ गए? मुंह बंद रखने के लिए। अच्छा, ये उन्होंने सिस्टम बनाया है। हम अंदर जानते हैं सारे सिस्टमों को, हम अंदर रह चुके हैं, हम अंदर के सिस्टम बता रहे हैं। उस बंदे ने ये दिमाग लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो जिसके सिस्टम से निकल कर आए वो उसका भांडा फोड़ देंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसा है। आप कब किसी चीज को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ये प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है, फेसबुक या किसी पेज के थ्रू? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो मुझसे राब्ता करेंगे ऑनलाइन तो मैं उनको ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ आप समझते हैं जिस तरीके से क्रिकेट या फुटबॉल या दूसरी चीजें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होती है, तो बॉडी बिल्डिंग को भी होना चाहिए, और कहाँ तक हो रही है पाकिस्तान में? देखिए बॉडी बिल्डिंग तो बहुत हो रही है पाकिस्तान में, पहले इतनी नहीं होती। ज्यादा फेडरेशन बनने से लोग बोलते हैं नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में ज्यादा फेडरेशन बनने से फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि अगर अब फेडरेशन 14 हैं तो 14 तरह के स्टेजेस हो रहे हैं। पहले एक ही होता था, साल में कोई 6-7 स्टेज होते थे, अब कोई 40-50 स्टेज हो रहे हैं। तो इस तरह तो स्टेज ज्यादा हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, लड़के ज्यादा कॉम्पीट कर रहे हैं। और फिर 80% फेडरेशन ये कह रही है कि ओपन है, कोई भी आके खेल ले, किसी भी फेडरेशन का लड़का आके खेल ले। तो ये तो बहुत एक पॉजिटिव साइन है जो अब हो गया है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फेडरेशंस की एक्टिविटीज बहुत अच्छी चल रही हैं, फेडरेशन ग्रूम भी बहुत हो रही हैं, इवेंट्स की क्वालिटी अच्छी हो गई है। चलो कॉपी कर रहे हैं हमें, हमने पहली दफा शुरू किया था आज से कई साल पहले, अच्छी जगह वेन्यू लेके इवेंट कराना, इनामात देना, बाइक्स देना, पैसे देना। अब सब कर रही तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा ट्रेंड तो चल गया, लोगों को अवेयरनेस तो आ गई कि यार कुछ देंगे, कुछ लड़कों को दिखाएंगे तो लड़के आएंगे। तो इवेंट की क्वालिटीज अच्छी हो गई हैं, इवेंट अच्छे हो रहे हैं, एक्टिविटीज अच्छी चल रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं। बल्कि अब तो फिटनेस भी होना शुरू हो गई है साथ साथ, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही है, अब तो फिटनेस चैलेंज भी हो रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर। आर्म रेसलिंग भी डाल दिया है, सारे गेम्स डाल दिए हैं, पावर लिफ्टिंग भी हो रही है, सब चीज हो रही है। अब सिर्फ वो बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला नहीं होता, एक्सपो हो रहे हैं पूरे। अभी रिसेंटली हमने एक एक्सपो कराया था, कराची एक्सपो, तो उस एक्सपो के अंदर तमाम गेम्स हुए थे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रूम हो रही है, आगे बढ़ रही है। मगर कुछ लोग हैं अभी भी मौजूद जो इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। या तो वो चुपचाप इस इंडस्ट्री को छोड़ दें, साइड होके बैठ जाएं, आने वालों को काम करने दें, या तो फिर वो सब लोग इंतजार करें उनके मरने का, उसके बाद ही कुछ चेंज आएगा मजीद। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो अभी भी रुकावटें डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो मरने से मुराद जाहिर है कि इंसान की एक एज है, वो कितने साल जीता है, अल्लाह ने उसको कितनी जिंदगी दी हुई है कि वो 70 साल जीता है, 80 साल जीता है, 100 साल जीता है। उसके बाद तो उसने दुनिया छोड़ के जाना है। कम से कम यही सोच ले यार, मैं कोई नाजायज कर रहा हूं तो छोड़ दूं, मैंने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है जाके, बस ये। तो वो कुछ ऐसे कुछ लोग हैं वो छोड़ दें इसके अंदर मामला, तो और मजीद बॉडी बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। और वो कोई एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। अच्छा, जो ग्राउंड हर फेडरेशन के छोटे कोने कोने में बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बॉडी बिल्डिंग का बेड़ा गर्क किया हुआ है और अभी भी कर रहे हैं, मजीद और करते रहेंगे। बस हम इंतजार ही कर सकते हैं कि वो कब जाएंगे दुनिया से, या वो खुद उनको एहसास आ जाएगा कि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। दूसरी चीज ये कि हम बड़े एहसान फरामोश लोग हैं, इंसान जो है ना वो बड़ा नाशुक्र है। हम कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे भाई ने एक बहुत बड़ी गलती करी है कि पहले ही पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डिंग थी उसको कोई प्रमोट नहीं करता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था। मीडिया जो था उसने हमारा साथ दिया, हमारे बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट को प्रमोट किया,
आगे लेकर आया, इतना फेम किया, लोगों को दिखने लगा कि ये भी एक स्पोर्ट है, सही। बॉडी बिल्डिंग भी कुछ है। आज से कुछ सालों पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब हम जूनियर खेलते थे, जब मीडिया का इतना एक्सप्लोजर नहीं था, न्यूज में आना, बॉडी बिल्डिंग चलना, ये सब था ही नहीं। तो एक हजरत है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जर्नलिस्ट पे झूठा इल्जाम लगा के जो है उसको गलत साबित करने के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, वो बाबर आजम का एक टॉपिक चल रहा था, हॉट टॉपिक, उस बाबर आजम के उस हॉट टॉपिक में अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, हीरोगिरी के अंदर झूठा इल्जाम लगा दिया एक जर्नलिस्ट के ऊपर कि इसने मुझे इंटरनेशनल इवेंट में ब्लैकमेल किया है, मुझसे $1000 मांगे हैं TADA के, ये हमारे साथ कवर करने गया था, मैंने इसका टिकट दिया है, मैंने इसका वीजा दिया है। तो उसके तो हम चश्मदीद गवाह हैं, और मैं भी साथ था उस इवेंट में, ये उज़्बेकिस्तान वाले इवेंट की बात है। हाँ, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था एक हमारे, बहुत जबरदस्त, पहले जो समा में होते थे, अब वो जो है क्या कहते हैं इसमें होते हैं, ARY में, शोएब जट जी। तो उनके साथ जो है वो इस बंदे ने जो है वो एक है हमारे भाई, उनको आदत है बड़ी लकड़ी लेने की तो उन्होंने फिर से लिए बड़ी लकड़ी, उन्होंने झूठ बोला है मीडिया में आके कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे, मैं उसका गवाह हूँ। और साथ साथ उस टीम के जो टीम मैनेजर थे, इमरान नागौरी, हैदराबाद में होते हैं इस वक्त, सेक्रेटरी पाकिस्तान है एक फेडरेशन के, वो इस चीज के गवाह हैं, क्योंकि वो हमारे रूम पार्टनर थे, शोएब जो थे। और उसमें उन्होंने ना तो इनसे कभी कोई पैसे मांगे, ना तो इनसे कोई तकाजा किया, झूठ बोलते हैं ये। वो तो बेलॉस स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहा है, वो बंदा बेलॉस हीरो बना रहा है लोगों को, बेलॉस जो है वो बॉडी बिल्डिंग के उस एरिया, वो हर स्पोर्ट्स के उस एरिया पे काम कर रहा है वो शख्स। मैंने देखा है उस खिलाड़ी को वो प्रमोट करता है जिसको प्रमोशन जरूरी है होना, जिसका हक है, और वो नजरअंदाज हो रहा है, दुनिया के सामने नहीं आ रहा। वो आज से कई सालों से काम कर रहा है, कोई 18-20 साल से उसकी ये कोशिश है कि वो तमाम नौजवान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर हैं और जिनको कोई वो मुकाम नहीं मिल पा रहा, जिनको शोहरत नहीं मिल पा रही, जिनको वो फेम नहीं, वो उनको सपोर्ट कर रहा है, और बगैर किसी उसके अपने पैसे खर्च करता है, अपने सारे आना जाना, हमारे मामूली इवेंट्स में बॉडी बिल्डिंग को कवर करना, सिर्फ एक फेडरेशन को नहीं, तमाम फेडरेशंस को। अच्छा। किसी एक बंदे को नहीं, तमाम स्पोर्ट्समैन को, तमाम एथलीट्स को। कोई भी लड़का बाहर से जीत कर आता है उसको प्रमोट करना, ये आज से पहले नहीं होता था। तो इस बंदे ने यार वो रास्ता भी जो है ना लोगों का खराब कर दिया, बॉडी बिल्डिंग को तबाह करने में लगा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग को बर्बाद करने में लगा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग का बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। इसने उस जर्नलिस्ट को हिट कर दिया सिर्फ अपनी फेम के लिए। इन्होंने मुझे फोन किया, इन्होंने बोला कि यार वो हमें एक जर्नलिस्ट को लेके जाना है जो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप कवर करेगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उस पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कंवर मुईज साहब, वो टॉप सिटी वाले, वो जो हैं क्या कहते हैं स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट, तो जाहिर है जब आप किसी जर्नलिस्ट को लेके जाओगे अपना इवेंट कवर कराने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स में, तो पे तो आपको ही करना है उसका टिकट और अकोमोडेशन, लाजमी सी बात है। आप लेके जा रहे हो, वो खुद तो नहीं जा रहा, या चैनल तो नहीं भेज रहा उसे। सही। अब चैनल भेजता है तो चैनल खर्चा उठाएगा, ऐसा ही है। अब आप जबरदस्ती जिद करके लेके जा रहे हैं तो वो भाई आप उठाएंगे। तो इन्होंने ये बोला, फिर इन्होंने बोला कि हम इसको TADA भी देंगे। मुझसे कही मैं इस चीज का गवाह हूं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खैर ये बात शेयर नहीं की किसी जर्नलिस्ट से, उसको बोला नहीं कि TADA की कोई बात ही नहीं की। इन्होंने बोल दी, मैं भूल गया, मैं उस वक्त तैयारी कर रहा था, मेरे जहन से निकल गया। इस चीज से क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग के रास्ते बंद कर दिए। जो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोशंस मिल रही थी, अब वो जर्नलिस्ट जो भी हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको जब ये बात पता लगी कि एक इंसान जो बॉडी बिल्डिंग का ताल्लुक रखता है और वो ट्विटर पे आके बकवास कर गया ये किसी जर्नलिस्ट के बारे में, अब वो किसी भी बॉडी बिल्डिंग के इवेंट को कवर करते हुए 10 दफा सोचेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो आप उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, भाई आप तो सिटी लेवल पे इवेंट कराते ही नहीं हो, खर्चा तो आप करते ही नहीं हो, ना कराची कराते हो, ना सिंध कराते हो, ना आप डिस्ट्रिक्ट कराते हो, वो तो हम कराते थे सारे इवेंट। तो आप कैसे पैसे देके इनको कवरेज करवाते हो, झूठ बोलते हो आप दुनिया को।
मीडिया पे बैठ के, वो एक सोशल मीडिया का चैनल है, उस पे बैठ के आपने फारिग बिल्कुल गलत बातें की। यार आपने तो कभी 1 रुपया नहीं लगाया अपनी जेब से किसी मुकाबले में, आपने कैसे कह दिया कि आपने इनको पे करके? कभी भी पे नहीं हुआ। हम तो सिर्फ ये बताते थे कि यार हमारा एक बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला हो रहा है यार, वो कवर करना है और दिखाना है लोगों को कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कैश प्राइजेस दे रहे हैं, हम इतना अच्छा स्टेज दे रहे हैं यार, लाखों रुपए लगा रहे हैं, 18-18, 20-20 लाख रुपए हम 4-6 लोग अपनी जेबों से मिलके लगा रहे हैं। बस आपकी ये सपोर्ट चाहिए। वो बेचारे हमारी सपोर्ट करने के लिए हमारे इवेंट को कवर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उस पे इल्जामात लगाए जा रहे हो, उस पर उल्टे सीधे केसेस कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। क्या उसकी नजर में नहीं है ये चीजें? आप क्या कर रहे हो? आप तो बॉडी बिल्डिंग को तबाह करने में लगे, बर्बाद करने में लगे हो। आपने एक जर्नलिस्ट को झूठा इल्जाम लगा के उस वक्त तो फेम हासिल कर लिया, वक्ती फॉलोवर्स बढ़ा लिए, वक्ती अपनी रीच बढ़ा ली और अपने आप को संपत्ति ले ली आवाम की, झूठ बोल के आवाम को, लेकिन आपने गला दबा दिया आने वाले एथलीट्स की प्रमोशंस का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुएब जट साहब हमारी फील्ड के हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, अगर वो उनके कुछ वीक पॉइंट्स होंगे तो उसको हाईलाइट करेगा। हाँ। और जब वो अच्छा परफॉर्म और वो अपनी जॉब कर रहा है यार, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने राइट्स पे है, वो अपनी जॉब कर रहा है। आप कौन होते हो? असल में यहाँ पे अपोनेंट जो है वो इतनी बड़ी बड़ी पीआर टीम हायर कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि बस इसको आपने नीचे ही रखना है, तो वो खैर एक अलग ही चीज़ है, नो डाउट। बाकी शुएब भाई तो नो डाउट बड़ा ब्रिलियंट काम करते हैं और उनसे हम भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, नो डाउट। वो जिस तरीके से पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, नो डाउट। और उसके साथ साथ लास्ट में सरफराज अहमद भाई, ग्रेट सरफराज भाई, विकेट कीपर हमारे कराची की शान, उन्होंने ट्वीट किया था जब हमने कंपटीशन जीता। तो ये क्या ट्वीट आपने करवाया था या क्या है सरफराज भाई से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सरफराज भाई जो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन। अब एक बहुत ही जबरदस्त इंसान पाकिस्तान की क्रिकेट में, हमारा वो कप्तान जो चैंपियन है, परफेक्ट, और उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। शायद ऐसा कप्तान पाकिस्तान को दोबारा ना मिले। बिल्कुल ऐसा ही है। सरफराज भाई ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, ना कभी किसी को अच्छा कहा ना कभी किसी को बुरा कहा, कभी मीडिया पे आके किसी के खिलाफ बात नहीं की। बहुत बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, एक लेजेंड इंसान है, और आज भी क्रिकेट में स्टिल स्ट्रगलिंग और मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस से आगे आते हैं हमेशा और बहुत अच्छा करते हैं जो भी है। सरफराज भाई जो है वो नॉर्थ कराची में मैं रहता हूँ और वो करीब ही रहते हैं वहां से, तो सरफराज भाई से मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं रही, मुलाकात नहीं रही। तो मे बी पॉसिबल कि उनको किसी एरिया के बंदे ने बताया होगा यार ये जो वर्ल्ड चैंपियन बना ये हमारे अपने इलाके का बंदा है, और जिस एरिया में वो रहते हैं उस गली में मेरे काफी दोस्त रहते हैं। अच्छा। जो सरफराज भाई के काफी दोस्त हैं, साथ उठते उनकी गैदरिंग है, तो उन्होंने मुझे लगता है कि उनको बताया हुआ कि रमीज है ऐसा ऐसा, ये जीत कर आया है, ये यहाँ का ही लड़का है नॉर्थ का, और देखो इसने जो है ये अचीवमेंट हासिल की और इसके साथ ये मसले हुए हुए हैं और इसको इस वक्त जरूरत है। तो उन्होंने, वो है ही अच्छा इंसान, उसने फौरन जो है वो एक टैलेंट को, एक अच्छे एथलीट को उन्होंने बोला मैं सपोर्ट करता हूँ, और उन्होंने स्टैंड लिया। यार मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिंदगी दे, और जब भी मेरी सरफराज भाई से मुलाकात होगी तो मैं जो हूँ उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस चीज का। और इस प्रोग्राम से अगर वो मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, तरक्की दे। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं रो रहा था यार जब मैंने ये चीज देखी। रात को मैं बड़ा परेशान सोया था, बहुत ज्यादा तंग था उस वक्त, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्ब था। मतलब मुझे पैसों की इतनी वो नहीं थी, अगर कोई आके पैसे दे दे या मेरी हेल्प कर दे, लेकिन जब सरफराज भाई ने ट्वीट किया तो मुझे नहीं पता थी ये बात। जब मैं सो के उठा तो मुझे मैसेजेस आए हुए, स्क्रीनशॉट्स आए हुए और सारा लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी यार, मैं बड़ी दुआएं दे रहा था उस बात पे और बड़ा रो रहा था मैं बैठा हुआ कि चलो यार कुछ मिला नहीं, पैसे नहीं मिले, मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब हूँ, कुछ कम से कम इस ट्वीट की वजह से मैं खुश तो हो गया। शाबाशी तो मिल गई ना, बस बहुत है यार। एक इतने बड़े इंसान ने मुझे शाबाशी दी, बस यही बहुत है मेरे लिए। नहीं, नो डाउट सरफराज अहमद जो हैं वो
ही इज़ अ ब्रिलियंट माइंड, और जिस तरीके से वो अपनी फील्ड में चल रहे हैं और दूसरे एथलीट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑल्दो वो खुद भी जिस जगह से ऊपर आए हैं वो इस चीज़ का दर्द रखते हैं, नो डाउट। अच्छा रमीज, लास्ट क्वेश्चन। अब माशाल्लाह आप सारी चीज़ें कर रहे हैं और फ्यूचर में भी प्लान्स हैं यही करने के या कुछ और हैं? बस इंशाल्लाह अभी मैंने दोबारा तैयारी शुरू की है। बड़ी मुश्किल हो रही है तैयारी, 1 साल का गैप दिया था, दोबारा से कर रहा हूँ तो इंजरीज हो रही हैं और दोबारा से वो दर्द बर्दाश्त करना और सारे मसले, डाइट पे आना दोबारा से बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरे साल खा खा के बेड़ा गर्क कर लिया था बॉडी का, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड पे चला गया था, ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। तो दोबारा से कर रहा हूँ तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही हैं। 3 वीक्स हुए हैं दोबारा से वो तैयारी शुरू किए हुए। तो इस साल के बड़े प्लान है मेरे, 3 इंटरनेशनल इवेंट हैं जिसमें मैंने जाना है। एक सरप्राइज है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और एक है हंगरी में अप्रैल में, उसके बाद दुबई में इवेंट है, फिर उसके फौरन बाद जो है वो अमेरिका में। तो इन सब में इंशाल्लाह इस साल मैं पार्टिसिपेट खुद करूंगा। इस साल शायद मैं एज ऑफिशियल कहीं ना जाऊं, इस बार एज एथलीट में जा रहा हूं सारी जगह पर। और क्या कहते हैं, कोशिश है कि हर जगह से गोल्ड मेडल लेकर आऊं पाकिस्तान के लिए दोबारा से। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि अब कॉम्पीट नहीं करूंगा, ऑफिशियल आ जाऊंगा और ये सारे मामला, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब यूरोप में जाके चैंपियनशिप जीतूं, तो उसका मजा अलग है थोड़ा सा। एशिया में तो बहुत चैंपियनशिप्स खेलनी जीत ली, अब यूरोप में जाके भी चैंपियनशिप जीतूं। तो कुछ लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रमीज जो है वो यूरोप नहीं गया खेलने और गोरों के साथ जाके खेले तो पता लगे। तो मैं गोरों के साथ खेलने जा रहा हूँ, खेल के दिखाऊंगा इनको। चलें, परफेक्ट। और लास्ट में माशाल्लाह से आपकी जर्नी पूरी आपने डिस्क्राइब कर दी। अगर मैं आपको बोलूं आप अपने से तकरीबन 15 साल पहले के रमीज को कुछ एडवाइस देना चाहें तो क्या एडवाइस देंगे, और वो आज की यंग जनरेशन के लिए भी हो? बस मैं ये एडवाइस दूंगा कि जो भी काम करे ना वो कंसिस्टेंसी से कर ले, किसी एक काम को पकड़ ले और उसके पीछे पड़ जाए और उसी में इन्वॉल्व रहे, इधर उधर मुंह ना मारे, तो फिर वो कामयाब है। और जो भी काम करे वो बिल्कुल लॉयल होके करे, पैशनेट होके करे। लोगों की बकवास, लोगों की बातें, लोगों का मना करना, इनफैक्ट फैमिली भी रोके तो सब्र करना। अगर पैसे रोक दें तो कोई और रास्ते निकालना, मेहनत करके कमाना, फिर आगे बढ़ना। तो यही चीज इंसान को एक बड़ा चैंपियन बना देती है और उस चीज में अबूर हासिल कर लेता है इंसान। मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कंसिस्टेंसी की। और मैं घर वालों की बात कहूंगा तो जब आप कामयाब होना शुरू करते हैं तो आपके घर वाले आप बड़े सपोर्टिव होते हैं। वैसे तो मेरे माँ बाप, अम्मा अब्बा दोनों शुरू से मेरे लिए दुआएं करते थे। मैं बड़ा शरारती बच्चा था उनके, मतलब मैं ऐसा बच्चा था जो घर का बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, पिटने वाला, तंग करने वाला। बाहर जा रहा हूँ घर से, हर वक्त अब्बा की कुट लग रही है और अम्मा जो है वो बचा रही हैं। शुरू से जो है ऐसा रहा है। तो अम्मी बड़ा जो है मुझे लाइक करती हैं, प्यार करती हैं शुरू से मुझे बड़ा। सब बहन भाइयों से छुपा छुपा के मुझे फ्रिज में छुपा छुपा के खाने खिलाती थी। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो सुबह मुझे डांट पड़ती थी। मेरे अब्बा जो है वो बोलते थे सारा फ्रिज खा गया, घर में कुछ नहीं छोड़ता खाने के लिए, जो लाओ खत्म कर देता है। तो अम्मा छुपा छुपा के बेचारी पैसे जमा कर करके मुझे चुपके से दे के और जो है वो कहती थी बस जाओ तुम अपना शौक पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब्बू फिर जब मैं एक आध दफा जीता तो अब्बू भी खुश हुए, फिर उनको इज्जत मिली कि आपका बेटा फलानी जगह जीता है, न्यूज में देखा। फिर वो बड़ा प्राउड फील करने गए। वो डरते थे असल में, वो भी इसलिए डांटते थे, वो ये कहते थे कि इस उनको ऐसा लगता था इसमें फ्यूचर नहीं है। वो ये कहते थे यार बेटा इसमें तुम क्या करोगे और तुम अपने आप को क्या कुछ नुकसान ना पहुंचा दो और पढ़ लिख लोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। उनका कॉन्सेप्ट ये था। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये इतना पैशनेट है और इसी में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, कामयाब हो रहा है तो उसको रोको नहीं। फिर मेरे अब्बू ने मेरे लिए बड़ी दिन रात दुआएं की और अम्मी ने जो है वो बड़ी दिन रात मेरे लिए मेहनत की, डाइट बनाई शादी से पहले, बड़ा साथ। बाद में भी कभी मैं अगर कंपटीशन नहीं खेलूं तो अम्मी का फोन आता है, वो कहती हैं क्या हुआ तुम मुकाबले नहीं लड़ रहे, तैयारी नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि मैं खुश होता हूं जब मैं, और ये बात हकीकत है, वो समझती हैं इस चीज को
मैं बॉडी बिल्डिंग करके मुकाबले लड़के खुश होता हूँ। मैं जब नहीं लड़ता तो उनको पता है कि ये खुश नहीं है, तो वो मुझे मोटिवेट करती हैं, दुआएं देती हैं हर वक्त। अम्मा का फोन, अब्बा का फोन, दुआएं देना, मिलना, प्यार करना। फिर जब शादी हुई तो फिर बेगम अच्छी मिल गई। बेगम ने भी जो है वो बड़ा साथ दिया, हमेशा मेरे लिए डाइट बनाई, मैं मुझे मोटिवेट किया कि हाँ आप खेलें और जीत कर आए, जीत कर आए। कभी अगर नहीं भी जीते तो भी जो है साथ दिया कि यार चलो कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे। बाकी सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी डाइट का ख्याल रखना, दिन भर आपकी, फिर जब आप तैयारी पे होते हैं तो आपकी चिड़चिड़ाहट बर्दाश्त करना, आपका गुस्सा बर्दाश्त करना, क्योंकि हम गुस्सा बहुत, शॉर्ट टेम्पर तो मैं बहुत ही हूँ। अच्छा। गुस्से का तेज हूँ। जाहिर है आप एक ही खाना पिछले साल, 1 साल से खा रहे हैं, उबले हुए खाने खा रहे हैं 1 साल से, दिन का खाना वही है, रात का खाना वही है, सुबह का नाश्ता वही, सब कुछ वही है, तो भाई जाहिर है गुस्सा तो आएगा। वो गुस्सा फिर घर वालों पे निकलता है, तो फिर वो भी वो बर्दाश्त करना कि नहीं यार बर्दाश्त करो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये और वो। तो पूरी फैमिली की जब आपको सपोर्ट मिल जाएगी ना, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता कहीं जाने के लिए। माँ बाप की दुआएं लें और फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, इस तरह आपके बहन भाई सबकी साथ होना चाहिए, दुआएं होनी चाहिए, तो वो इंसान जरूर कामयाब होता है। ठीक रमीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से इतनी लंबी कन्वर्सेशन रही, आपकी पूरी जर्नी जो है वो हमने सुन ली, और होपफुली जो व्यूअर्स हमारे सुनेंगे तो वो भी थोड़ा सा इसको अपने आप से, अगर कोई आपसे करीब होगा तो वो लिंक भी करेगा कि किस तरीके से मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, जिस डिफिकल्टीज में मैं अभी हूँ। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बेस्ट विशेस। अब इसी ईयर आपने जिस तरीके से बताया कि आपके 3 कंपटीशन हैं, होपफुली आप वो तीनों कंपटीशन जीतें, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें और अपना नाम और अपनी फैमिली का नाम बुलंद करें। जी तो नाजरीन, ये थे रमीज इब्राहिम खान, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरीके से स्ट्रगल करके इतनी ऊपर आए हैं। ऑल्दो आप में से बहुत से लोग अभी ऐसे फेज में होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी अपनी फील्ड में, जाहिर सी बात है, हर बंदे की एक अपनी फील्ड होती है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है। तो इस स्टोरी को आपके पास पेश करने का मकसद भी यही है कि आप सीखें चीजें, कि आप कब क्या चीज जो है वो खुद से कर सकते हैं, कब तक आप अपनी हिम्मत जो है वो अपने आप में बरकरार रख सकते हैं। अब जैसे तरीके से रमीज ने बताया कि तकरीबन 2007, 8, 9 से स्टार्ट किया, 22 तक कुछ भी नहीं था, सारा अपने जेब से पैसा लगा रहे थे, और एट दी एंड 22 में भी इनको कुछ पता नहीं था। लेकिन एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि अल्लाह आपकी सारी चीजें देख रहा होता है, और जब वो आपको एक दफा आपका हाथ पकड़ता है तो वो पीछे जो आपको स्ट्रगल देता है तो वो इसी वजह से देता है ताकि आप थोड़ा सा और स्ट्रांग हो, थोड़े से और स्ट्रांग हो। नहीं अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आपको जरूरत नहीं है। जब अल्लाह आपको देता है तो फिर वो आपके सामने होता है, फिर ना सिर्फ आपका अपना मुल्क, आपका अपना शहर, बल्कि पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।